701 को आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल हमने मीनिंग ऑफ दिस स्टैंडर्ड डिस्कस किया था। दैट सर एक नया स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस किया SA 701 इन दी रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट फॉर्मेट। मेन ऑब्जेक्टिव ये था, हम चाहते थे ऑडिट के दौरान हमें जो भी सिग्निफिकेंट मैटर्स डिटेक्ट होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, जिन मैटर्स को हमें लगता है हमने ड्यूरिंग दी स्टैट्यूटरी ऑडिट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, इन मैटर्स को क्यों ना हमारे ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाए, ताकि हमारे ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू एनहेंस हो। मतलब सर अल्टीमेटली मेरे रिपोर्ट से मेरे यूजर्स को सारे सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स देखने को मिलने चाहिए। इससे क्या होगा, यूजर्स को अगर सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स सामने मिलेंगे तो अगर वो चाहें तो और डिटेल में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से, TCWG से, ऑडिटर से इन द कमिंग मीटिंग्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एटलीस्ट उन्हें एक ओवरव्यू तो मिलेगा दैट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर व्हाट वर सिग्निफिकेंट मैटर्स ड्यूरिंग योर कोर्स ऑफ ऑडिट। इसीलिए 701 की ऑडिट मैटर पैराग्राफ बोलता है, अगर ऑडिटर के जजमेंट में ऑडिट के दौरान कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर्स थे, उनको आप की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो। जनरली हम जो मैटर्स TCWG को कम्युनिकेट करते हैं, आपने सुना होगा एक ऐसे है 260 कम्युनिकेशन टू TCWG एंड मैनेजमेंट। तो जनरली जो मैटर्स हम TCWG को कम्युनिकेट करते हैं, उसमें से ही कुछ मैटर्स को की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड किया जाता है। ये एक रेवोल्यूशनरी चेंज था हमारे ऑडिट रिपोर्ट में, ताकि ऑडिट रिपोर्ट में सिर्फ ओपिनियन देखने को ना मिले, एक्चुअली में ऑडिट के दौरान सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स जो हमने कम अक्रॉस किए थे वो हमारे यूजर्स को देखने के लिए मिले। तो कल हमने की ऑडिट मैटर पैराग्राफ क्या है, जनरली जो मैटर्स हम TCWG को कम्युनिकेट करते हैं उनमें से ही कुछ मैटर्स को कैम में इंक्लूड किया जाता है, ऐसा मीनिंग ऑफ कैम पढ़ा था। एक बार फटाफट से मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ रिवाइज करते हैं, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। मतलब कैसे डिसाइड करेंगे विच मैटर शुड कम अंडर कैम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैम, ये सब धीरे धीरे एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। अभी के लिए एक बार फटाफट से वापस से रीड कर लीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। रीड द डेफिनेशन वंस अगेन। सर ये वो मैटर्स होंगे जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में काफी सिग्निफिकेंट थे जब उन्होंने करंट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट परफॉर्म किया। जनरली जो मैटर्स हम कम्युनिकेट करते हैं TCWG को, उनमें से ही कुछ मैटर्स को सेलेक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं बोल रहा है दैट ऑल द मैटर्स which you communicate to TCWG should be part of CAM. Generally उनमें से ही कुछ मैटर्स कैम के अंदर आएंगे। अच्छा, कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि कैम के अंदर 2 ही मैटर आने चाहिए, 4 ही आने चाहिए? ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑडिट के दौरान जो जो आपको सिग्निफिकेंट लगा है वो हमारे की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में आ सकता है। तो मीनिंग ऑफ कैम एंड नॉर्मली व्हेन वी कम्युनिकेट टू TCWG उसमें से ही कुछ मैटर्स कैम में आएंगे, इतना आपको समझा होगा। इज दैट क्लियर टू यू? कल हमने ये मीनिंग लिखा भी था, आई एम श्योर। देखो जो बहुत ही रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स और इंपैक्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको ही मैं आपको डिटेल में लिखने के लिए बोलने वाला हूं। जहां मुझे पता है 210 वगैरह रेलेवेंट ही नहीं रहेगा, वी विल नॉट वेस्ट टाइम इन राइटिंग, डोंट वरी अबाउट दिस। उन स्टैंडर्ड्स को बस डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। बट जो स्टैंडर्ड्स बहुत ही रेलेवेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, इसीलिए वहां पर हम टाइम इन्वेस्ट करेंगे। क्या अभी के लिए मीनिंग ऑफ कैम क्लियर है क्या? कैन वी गो नेक्स्ट? अब सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, ये जो की ऑडिट मैटर है इसका पर्पस क्या है? मतलब सर कैम आने से फायदा क्या हुआ, ये हमें डिस्कस करना है। तो लेट्स गो टू पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग कैम। रीड पॉइंट नंबर ए। सर कैम की वजह से हमारा ऑडिट रिपोर्ट का जो कम्युनिकेटिव वैल्यू है, देखो सर, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन द ऑडिट रिपोर्ट, कैम इज एबल टू एनहेंस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ माई ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्योंकि अब ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी है कि हमने ऑडिट के दौरान क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स कम अक्रॉस किए थे, उन्हें क्या प्रोसीजर्स लगा करके कंक्लूड किया है, ये पहली बार मेरे ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। मतलब
पहली बार मेरे यूजर्स को बिना पूछे समझेगा एज अ ऑडिटर हमने क्या सिग्निफिकेंट मैटर ढूंढा था, उसको कैसे एड्रेस किया था। आज तक हमारे ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट प्रोसीजर्स कभी डिटेल में नहीं आते थे, ये पहली बार ऐसा होगा कि स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफिक मैटर लिखोगे और आपने क्या प्रोसीजर लगाया है वो आप एक्सप्लेन करोगे। वी विल लुक एट फ्यू मोर एग्जांपल्स टुडे, डोंट वरी। पर मतलब कैम इज द फर्स्ट सिचुएशन जिसके अंदर एक्चुअली में एक ट्रांसपेरेंसी बड़ी है, जहां पे यूजर को समझ में आ रहा है कि ऑडिटर ने मैटर्स को एड्रेस कैसे किया है। तो सर इससे मेरे ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ गया। पॉइंट नंबर 2 पढ़ के देखिए, सेम ही चीज लगेगा, बस अलग तरीके से बोल रहा है। सर कैम की वजह से एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगा, किसको सर? टू द इंटेंडेड यूजर्स। किसके बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, कि भाई जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसके अंदर ऑडिटर ने एग्जैक्टली किस तरीके से काम किया, मैनेजमेंट ने जजमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया, मतलब करंट पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे उनके बारे में उनका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगा। सेम पॉइंट नंबर 2 को सपोर्ट करने के लिए पॉइंट नंबर 3 बनाया है। देखिए, इट विल असिस्ट द इंटेंडेड यूजर्स इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी बेटर, इन अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट एरियाज जहां पर मैनेजमेंट का जजमेंट इन्वॉल्व होता है। मतलब कुल मिलाकर के हमें साल भर में क्या हुआ है कंपनी में, वो सिग्निफिकेंट मैटर्स को समझने में आसानी होगा एज ए यूजर, ताकि आपको एक्चुअली वो मैटर्स अगर मैनेजमेंट से डिस्कस भी करना पड़े फ्यूचर में तो आपको पता तो रहेगा एग्जैक्टली ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, ऑडिटर ने कैसे कंक्लूड किया। बाद में हमको लगता है और डिस्कशन होना चाहिए, तो एटलीस्ट ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। दैट वाज द पर्पस ऑफ कैम। तो एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, गिवन नेक्स्ट पॉइंट। हमने कल 701 में मीनिंग लिखा था, राइट डाउन पॉइंट नंबर 2, पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। Purpose of communicating key audit matters. Purpose of communicating key audit matters. Number A, it will enhance the communicative value. It will enhance the communicative value of the auditor's report. It will enhance the communicative value of auditor's report by providing greater transparency, by providing greater transparency about the audit that was performed, by providing greater transparency about the audit that was performed. Greater transparency about the audit that was performed. मतलब सर इससे मेरे ऑडिट रिपोर्ट का ही कम्युनिकेटिव वैल्यू, व्हाट माय ऑडिट रिपोर्ट कम्युनिकेट्स टू यूजर्स, वो वैल्यू एडिशन होगा। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ कैम। पॉइंट नंबर 1, राइट डाउन पॉइंट नंबर बी, इट विल provide additional information to the intended users, additional information to the intended users about the areas, to the intended users about the areas which were considered most significant, which were considered most significant by the statutory auditor. Most significant by the statutory auditor. Number C, it will also help. It will also help the intended users. It will also help the intended users in understanding the entity, in understanding the entity and areas of significant management judgment, and areas of significant management judgment.
मतलब एंटिटी के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, प्लस जिन एरियाज में मैनेजमेंट ने अपने जजमेंट का इस्तेमाल किया होगा, कहना इसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में बात कर रहा है, उनको भी आप बेहतर समझ पाएंगे, बिकॉज कैम के अंदर नॉर्मली अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन होता ही है। तो एटलीस्ट उन एरियाज में जहां पर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, उनका बेटर डिस्क्रिप्शन मिलेगा, उनके बारे में प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर मिलेगा। सो ऑडिटर विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, सॉरी, यूजर विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग that exactly during the year कंपनी ने जजमेंट का इस्तेमाल किस तरीके से किया है इन डिफरेंट एरियाज। बॉटम लाइन सिंपल है, आपके ऑडिट रिपोर्ट का कम्युनिकेटिव वैल्यू बढ़ेगा, यूजर को एडिशनल इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक्सेस करने को मिलेगा विदाउट आस्किंग मोर क्वेश्चंस, दे विल गेट टू सी इट डायरेक्टली। दिस वाज द पर्पस ऑफ कैम। कैन आई से मीनिंग ऑफ कैम एंड पर्पस ऑफ कैम क्लियर है, एकदम बराबर है। अब देखो सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। नंबर वन, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मैटर स्कैम में आएगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि आज तक जब स्टैंडर्ड लिखते थे तो वो एग्जांपल्स लिखते थे कि ईओएम में ये एग्जांपल्स आ सकते हैं। दे नेवर गेव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे डिसाइड करो विच मैटर शुड कम अंडर ईओएम, दे जस्ट गिव एग्जांपल्स। कैम में पहली बार, क्योंकि यहां पर ओपन एंडेड सिचुएशन है, ऑडिटर के जजमेंट में कोई भी मैटर आ सकता है, तो जजमेंट को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और बताया कि नॉर्मली क्या मैटर स्कैम में आते हैं। अब देखो सिंपल सा बात है, एक ऐसे है 315 which talks about identifying and assessing the risk of material misstatement। याद है क्या वर्ड? रॉम, मतलब आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा करके वो एरियाज को ढूंढना होता है जहां पर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है। डू यू रिमेंबर दिस वर्ड? सुना होगा इंटरमीडिएट में, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब ऐसे एरियाज जहां आपको लगता है चांसेस बहुत ज्यादा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने के, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो जनरली ऐसा बोला जाता है जिन एरियाज में रॉम हाई है, मतलब आपको लगता है चांसेस बहुत ज्यादा है मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होने के, जनरली वो एरियाज हमारे सिग्निफिकेंट एरियाज होते हैं। उनको जब आप एड्रेस करते हो वो चीज आपके कैम में आनी चाहिए। मतलब सर व्हाट टू इंक्लूड इन कैम, नंबर वन इज जहां पर आपको लगता है रॉम ज्यादा है। 3 पॉइंट्स है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। देखो, डिटरमाइनिंग व्हाट टू इंक्लूड अंडर की ऑडिट मैटर। देखो क्या बोलता है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद टीसीडब्ल्यूजी कि भाई कौन से ऐसे मैटर्स है जिनके रिगार्डिंग ऑडिटर का सिग्निफिकेंट अटेंशन का रिक्वायरमेंट था। देखो, इन मेकिंग दिस डिटर्मिनेशन यू शुड कंसिडर द फॉलोइंग। नंबर वन, एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रॉम, और कैन यू सी ए वर्ड सिग्निफिकेंट रिस्क। याद है कि एक वर्ड सिग्निफिकेंट रिस्क भी था 315 के अंदर। मैं जब 315 आपको डिटेल में पढ़ाएगा तो वहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क भी आएगा। एग्जाम्पल, जिस एरिया में आपको लगता है फ्रॉड हो सकता है, वो रिस्क मेरे लिए सिग्निफिकेंट रिस्क हो जाता है। जहां पर सर हमको लगता है अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है, एग्जांपल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स पहले से थी बट उनसे ट्रांजैक्शंस नहीं थे, आपको लगता है फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट किए गए। लेट्स से फॉर एग्जांपल, कंपनी नेवर पेड अ रॉयल्टी टू अ रिलेटेड पार्टी, फॉर द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड पेइंग रॉयल्टी। आई एम नॉट सेइंग देयर इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, बट द क्वेश्चन इज कैन देयर बी समथिंग रॉन्ग? यस, मतलब एटलीस्ट रिस्क ज्यादा है। हम ये नहीं बोल रहे 100% गलती होगा, बट एटलीस्ट इस एरिया को डिटेल में चेक करना जरूरी है टू कंक्लूड कि कोई गलती कोई है तो नहीं आइडियली। मतलब सर इन सिंपल टर्म्स आप हायर रॉम बोल दो या बोल दो जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा है, दैट इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट रिस्क। दोनों कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है? 315 से आ रहा है। 315 बोलता है जब आपको लगता है रॉम ज्यादा है या आपको लगता है यहां पर सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है, तो आपने डिटेल में कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर लगाना चाहिए। कुछ थोड़ा बहुत ओवरव्यू याद है क्या आपको 315 का? एक ओवरव्यू देता हूं 2 मिनट के लिए, बाकी आपको जब 315 में जाएंगे एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। अभी के लिए थोड़ा रेफरेंस। I guess there is a problem with the Apple TV. Just 1 second. नहीं मानेगा ये। 1 second.
इट इज ए कनेक्शन प्रॉब्लम ओनली। जाने दो, थोड़ी देर में, हैंडराइटिंग इतना बुरा नहीं है। You can divide audit procedure in two parts. One is called as risk assessment procedure. Second is called as further audit procedures. And this is further divided in two parts, if you remember. One is called as compliance and the second is called as substantive. You remember this? Substantive का भी further part होता है, मुझे याद है क्या by any chance? इसके आगे मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में बाद में, अब इसे भी एक ओवरव्यू दे रहा हूं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज योर SA 315। मतलब आपको रिस्क आइडेंटिफाई एंड असेस करने के लिए एक प्रोसीजर दिया था, दैट इज कॉल्ड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। फिर कंट्रोल टेस्टिंग करने का जो प्रोसीजर था, दैट इज कॉल्ड एज कंप्लायंस प्रोसीजर। दिस वाज योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। सब्सटैंटिव इज योर अमाउंट टेस्टिंग। वो बचपन में मतलब अभी आर्टिकलशिप का जो तुम्हारा बचपन था पहले साल का, हैव यू हर्ड ऑफ अश्योरेंस बकेट? सुना है कैसा? कहीं कहीं पे तो तुमको एक आध ऐसा ई लर्निंग पढ़ाया होगा, या तुमने ई लर्निंग नेक्स्ट किया? ई लर्निंग था क्या तुम्हारे ऑफिस वगैरह में? कुछ ट्रेनिंग वेनिंग दिया? अश्योरेंस बकेट होता है, मतलब अश्योरेंस कैसे इकट्ठा करते बकेट में है। पहले रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, फिर कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहिए, फिर अमाउंट टेस्टिंग के अंदर दो ऑप्शन होता है, एक होता है टेस्ट ऑफ डिटेल, एक होता है सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सुना होगा। टेस्ट ऑफ डिटेल इज योर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। सुना है कैसा? सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज योर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला 4 स्टेप्स। ऑडिटर के हिसाब से कितना अमाउंट होना चाहिए, ऑडिटर एक्सपेक्टेड अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट कितना है, वेरिएंस। कुछ सुना है कभी जिंदगी में ऐसा? खर्च एक्सपेंसेस के लिए किया होगा जिंदगी में कभी तो, कि ये एक्सपेंस जो एक्चुअली है इतना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक किए होंगे, समझ रहे हैं? अब वो 12 महीने के चेक नहीं करते, उसके अंदर भी होशियारी दिखाते हैं, हम कोई तो 4 महीना चेक करेंगे, और अगर एवरेज मंथली एक्सपेंस इक्वल है तो एवरेज निकालने का मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, टोटल ईयरली एक्सपेंस कितना होना चाहिए, एक्चुअल कितना है। कभी सुना है कैसा आइडियली? पेरोल के रिगार्डिंग एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। फिर तो ऑब्वियसली कॉग्स एनालिसिस है, इन्वेंट्री में तो बहुत एनालिटिकल प्रोसीजर्स आते हैं। मतलब बॉटम लाइन, दिस इज हाउ नॉर्मली द ऑडिट प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड, स्टार्टिंग विथ रिस्क असेसमेंट, देन ऑब्वियसली विल गो टू कंट्रोल टेस्टिंग एंड देन विल गो टू अमाउंट टेस्टिंग। डोंट वरी, जब मैं 315 पढ़ाऊंगा आपको ये पूरा ऑडिट प्रोसीजर डिटेल में लिखवा के दूंगा। अभी बस क्यों बता रहा हूं, जब हमको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के दौरान सिग्निफिकेंट रिस्क मिलता है तो हमारे लिए ये रिक्वायरमेंट बन जाता है कि आपको कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव जो है ना, दोनों डिटेल में लगाने पड़ेंगे। कंट्रोल टेस्टिंग भी डिटेल में करना पड़ेगा एंड अमाउंट टेस्टिंग भी डिटेल में करना पड़ेगा। ये रिक्वायरमेंट बन जाता है व्हेन ऑडिटर कम्स अक्रॉस अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो सर पॉइंट नंबर 1 यही बोलता है, जब ऑडिटर को लगता है किसी एरिया में रॉम ज्यादा है या रिस्क इन्वॉल्व काफी सिग्निफिकेंट है, तो वो एरिया नॉर्मली की ऑडिट मैटर बन जाते हैं। वहां पर एक्सपेक्टेशन तो है ही है कि आप डिटेल में काम करोगे, एट द सेम टाइम ये सिग्निफिकेंट मैटर रहा है आपके ऑडिट के दौरान, तो उसको की ऑडिट मैटर में भी इंक्लूड कर दो। मतलब हाउ डू आई डिसाइड विच मैटर शुड कम अंडर कैम, उसका पहला पॉइंट ये बोलता है क्या किसी एरियाज में रॉम ज्यादा है या सिग्निफिकेंट रिस्क इन्वॉल्व है। सर एग्जांपल्स, कॉम्प्लेक्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, या सर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स होंगे जहां आपको लग रहा है कंपनी में फ्रॉड होने के चांसेस हैं, यू बिलीव देयर आर फ्रॉड रिस्क्स इन्वॉल्वड, उसको आप कैम में इंक्लूड कर सकते हो। ये मतलब सिंपल सिनेरियोज है जनरली जिनको हम कंसीडर करते हैं। मतलब सर इन सिंपल टर्म्स, वेरी सिंपल शब्दों के अंदर, जिधर ज्यादा है चांस मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैटर है, वो कैम में भी आ सकता है। एकदम सिंपल पॉइंट नंबर ए। इज दिस क्लियर टू यू? एक्चुअली पॉइंट नंबर बी जो है वो भी ए का पार्ट है, बस आपको अभी याद नहीं आएगा बिकॉज मैंने आपको 315 पढ़ा है नहीं है, इसीलिए नॉर्मली कैम को 315 के बाद में पढ़ाते हैं। बट सिर्फ एक ही एरिया है जहां थोड़ा ट्रबल आएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डोंट वरी, दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन एक्सट्रीम डिटेल व्हेन आई टीच यू 315। हमारे चैप्टर 4 में, ऑल्दो एज पर ICAI मॉड्यूल 315 नहीं है डिटेल में, मैंने 315 रखा है हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको चैप्टर 4 बेहतर समझ में आएगा। इज दिस क्लियर टू यू?
इधर आइए सर, मतलब जिस एरिया में आपको लगता है रॉम इज हाई, वो मेरे लिए बाय डिफॉल्ट कैम बन सकता है। अब पॉइंट नंबर बी पढ़ो, अच्छा है, सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट इन्वॉल्व है इन एरियाज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पर पहले क्या इन्वॉल्व है, मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। ये बात कर रहा है, हैव यू हर्ड द वर्ड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर पहले मैनेजमेंट अपने जजमेंट का इस्तेमाल करता है, फिर ऑडिटर अपने जजमेंट का इस्तेमाल करता है, ये इवैल्यूएट करने के लिए कि मैनेजमेंट का जजमेंट रीजनेबल तो है कि नहीं है आइडियली। तो एक्चुअली में जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है ना, ये सिग्निफिकेंट रिस्क डेफिनेशन में आते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट वर्ड इज पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट रिस्क डेफिनेशन, बट इन्होंने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को एक सेपरेट पॉइंट बना के लिखा है। ऑल एरियाज वेयर रॉम इज हाई, पॉइंट नंबर ए। नंबर बी, जहां पर क्या इन्वॉल्व है, अकाउंटिंग एस्टिमेट इन्वॉल्व। और देखो एक वर्ड लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में यही ट्रिक है, देखो क्या बोलता है सर, हम ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का बात कर रहे हैं, ढंग से देखना, वर्ड दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग, मार्क द वर्ड, कैन यू सी वर्ड, high estimation uncertainty. अब सुनो, when I say accounting estimate, this we will cover in detail under SA 540. रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, 540 is a standard on accounting estimates only. It's a standard on accounting estimates only. अब सुना मेरा बात शांति से, ये क्या बोलता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मतलब सर ऐसा एरिया जहां जजमेंट इन्वॉल्व है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रोविजंस। अब एक बात सोचो, कितने अलग अलग प्रोविजंस कंपनी के बुक्स में आते होंगे। हमारे सैलरी का प्रोविजन भी आता होगा मार्च के लिए, फॉर एग्जांपल, समझ रहे हो, हमारे जनरल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग प्रोविजन आता होगा। देन वी हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन वी हैव वारंटी प्रोविजन, देन वी हैव प्रोविजंस रिगार्डिंग पेंडिंग लिटिगेशंस, बराबर है कि नहीं है। इन्वेंट्री में स्लो मूविंग आइटम उसका प्रोविजन आ सकता है। मतलब इफ यू थिंक अबाउट प्रोविजंस, कितने सारे अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब ये बोलता है कुछ ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होंगे जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो होगा और कहीं पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा होगा। जहां मैं बोलता हूं अनसर्टेनिटी कम है, मतलब दे आर मोर इजीली प्रिडिक्टेबल, दे आर मोर नॉर्मल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, कंपनी वारंटी प्रोविजन हर साल बनाता है, कंपनी का एक्सपीरियंस है, हम प्रोडक्ट जो बेचते हैं ओवरऑल सेल्स का एक 3 या 4% हमको वारंटी का खर्चा आने वाला है, उतना हम हर साल के एंड में वारंटी प्रोविजन बना लेते हैं। कैन आई से यहां पर अनसर्टेनिटी है, बट एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है, लो है, क्योंकि सर यहां पर चीजें ऑलमोस्ट हर साल ऐसे ही रिपीट होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं। मतलब सर जहां पर आपका एक्सपीरियंस है वहां पर आपका एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेंडिंग लिटिगेशन है, यहां पर आपका एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हमेशा ज्यादा रहेगा। मतलब जिन एरियाज में आप प्रिडिक्ट इजीली नहीं कर सकते हो, वहां मैं क्या बोलूंगा, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज हाई। जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई हो जाएगा वहां पर चांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पर मैं बोल रहा हूं जजमेंट जो है वो गलत हो ही सकता है ना यार। पेंडिंग लिटिगेशन में एग्जैक्टली कितना ऑब्लिगेशन आएगा ये प्रिडिक्ट करना बहुत चैलेंजिंग है। मतलब इन सिंपल टर्म्स अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हमारे कैम में आते हैं, एंड स्पेसिफिकली वो वाले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहां पर क्या है, एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी इज हाई। वी विल डिस्कस इन एक्सट्रीम डिटेल इन 540 के अलग अलग एग्जांपल्स क्या है। सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया कि हमारे इतने प्रोविजंस में से पेंडिंग लिटिगेशंस को हम नॉर्मली हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं। डाउटफुल डेट्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजन है, वारंटी का जो प्रोविजन है जो हर साल बनाते हैं, उसको मे बी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी लो बोल सकते हैं। ऐसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर भी बाइफर्केशन होता है। तो जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी ज्यादा है वहां पर हम अज्यूम करते हैं रॉम ज्यादा है, वहां चांसेस ज्यादा है गलतियां होने के। उन मैटर्स को हम कहां इंक्लूड कर देते हैं, की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर देते हैं। थोड़ा बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब सर कैम के अंदर कौन से मैटर्स आएंगे डिसाइड करना आसान नहीं है। ये बात सोचो, पूरे ऑडिट में किन एरियाज पे ज्यादा फोकस करना है, जिन एरियाज को डिटेल में चेक करने की जरूरत है वो मैटर्स कैम में आ जाएंगे। क्योंकि सिंपल है, जिधर आपका सिग्निफिकेंट ऑडिटर अटेंशन था वही चीज के लिए यूजर का अटेंशन भी चाहिए, इसलिए यूजर को भी वो बता देंगे थ्रू अ की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। लैंग्वेज थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? स्पेंड 2 मिनट्स शांति से एक बार पॉइंट नंबर 1 एंड 2 को वापस पढ़िए। जस्ट रीड पॉइंट नंबर 1 एंड 2 अगेन, रीड दिस अगेन।
थोड़ा समझ में आ रहा है? अब पढ़ो पॉइंट नंबर 3, खुद से पढ़ो जरा एक बार। All significant events or transactions that occurred during the period, इसी वजह से एक डिफरेंस आता, सुनो। Subsequent events are events which takes place after the financial statement date, बराबर है कि नहीं है? ये बात करता है उन ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स का दैट occurred during the period, मतलब ये साल भर में जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसे किधर कवर कर रहा है? की ऑडिट मैटर में, मतलब एक्सप्लिसिटली सब्सिक्वेंट इवेंट को कवर नहीं कर रहा है। और देखो सिंपल फंडा है, जब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ईओएम में, दैट इज एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में एंड की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में, तो ऑन पेपर डिफरेंस क्या है? जब ऑन पेपर डिफरेंस देखने के लिए जाएंगे तो क्लियरली समझेगा सब्सिक्वेंट इवेंट्स कैम में एक्सप्लिसिटली कवर्ड नहीं है, बट एम्फोसिस ऑफ मैटर में एक्सप्लिसिटली कवर्ड है। यही मेन एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि यहां पर वो इवेंट्स कवर होते हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। बात समझ में आया है क्या? थोड़ा समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस? आप जब लैंग्वेज को बराबर से पढ़ेंगे ना, अंडरस्टैंडिंग अपने आप बराबर होगा, यू जस्ट कैन नॉट गो रॉन्ग। सिंपल सा बात है, 3 फैक्टर्स हैं, 3 तरीके हैं जिससे आप डिटरमाइन करेंगे कब ये मैटर कैम में आएगा। नोटबुक में लिखिए, आपको हेल्प करता हूं तीनों पॉइंट्स को समराइज करने में। राइट डाउन अंडर 701 हेडिंग नंबर 3, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स। डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स मतलब कौन से मैटर्स मेरे लिए की ऑडिट मैटर्स होने चाहिए, ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। मैं डायरेक्टली क्रक्स जो मेन 3 कीवर्ड्स है वो लिखवाऊंगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ऑडिटर शुड इंक्लूड द फॉलोइंग मैटर्स अंडर, वो सब अज्यूम कर रहा हूं अब तुम फाइनल लेवल पे, तुमको इंपॉर्टेंट वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है ना? राइट डाउन नंबर ए, एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रॉम, एरियाज ऑफ higher assessed ROM or significant risks identified as per SA 315 or significant risks identified as per SA 315। जिधर रॉम बहुत ज्यादा है आपको लगता है, या आपको बहुत सिग्निफिकेंट रिस्क लगता है एज पर 315, वो मैटर्स नॉर्मली कैम में आ सकते हैं। ब्रैकेट्स में लिख दीजिए फ्रॉड रिस्क एरियाज, ब्रैकेट्स में लिख दीजिए फॉर एग्जांपल फ्रॉड रिस्क एरियाज, कॉमा अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टीज और अदर्स, unusual transactions with related parties or others, etc. Point number B, areas where significant auditor and management judgment is involved, areas where significant auditors and management's judgment is involved, including accounting estimates with high estimation uncertainty, including accounting estimates with high estimation uncertainty, with high estimation uncertainty। And number 3, that is point number C, effect of significant events or transactions, effect of significant events or transactions that have occurred during the period, that have occurred during the period, effect of significant events or transactions that have occurred during the period।
मतलब ये सब्सिक्वेंट इवेंट कवर नहीं करता है, ध्यान रखना. इट कवर्स ओनली इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड. स्पेंड 1 मिनट, क्विकली रीड द मीनिंग, रीड द पर्पस एंड रीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन से मैटर स्कैम में आने चाहिए, फटाफट से रीड कीजिए 1 मिनट के अंदर. फीलिंग कंफर्टेबल? आगे जाएं. अब एक इंटरेस्टिंग एरिया है जहां पे एमसीक्यू आ सकता है. कुछ ग्रेट नहीं है बट एमसीक्यू के लिए अच्छा है. देखो क्या बोलता है, एक मस्त सेंटेंस है, खुद से पढ़ोगे. ये आईसीए ने अपने मॉड्यूल में इसको स्कोप लिखा है. ये कोई स्कोप नहीं है मेरे हिसाब से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर मेरे को अनफॉर्चुनेटली आईसीए मॉड्यूल की हेडिंग से मैच करना पड़ता है. कंटेंट इंपॉर्टेंट है, वो देखना. मस्त चीज लिख करके दिया है, खुद से पढ़ो. मेरे को एक पॉइंट पे डाउट है, उसमें हेल्प करो. तुमको यहाँ पे 3 पॉइंट आराम से समझ में आएंगे, ऐसा मेरे को लगता है. फटाफट से पढ़ो एक बार. पढ़ा गया. इसमें मेरे को पॉइंट नंबर 4 का मतलब क्या बताओ. दिस क्वालिफिकेशन नहीं देना चाहिए. कैम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ क्वालिफाइड ओपिनियन. तो फिर वो तो यहां पर भी आ गया ना, इट्स ऑलरेडी कवर्ड ना हियर. पॉइंट नंबर बी, कैम पे नहीं होना चाहिए. अच्छा, व्हेन यू इंक्लूड अ मैटर इन कैम दैट मींस यू डोंट वांट टू गिव अ सेपरेट ओपिनियन. उसमें भी क्लीन ओपिनियन नहीं है. हम्म. हम्म. अच्छा, वो आईएफसी तो वैसे भी एनेक्शर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है. ओके. ओके. वही डिस्क्लोज. तो एक्चुअली कैसा है, जो इंटरप्रिटेशन में गलती हो जाती है वो कहां से होती है. देखो लाइन पढ़ना. communicating key audit matter in the auditor's report is not a substitute, a substitute, a substitute. ABC क्या भाड़ में, बाद में बताएंगे. is not कंटिन्यू करना, a separate opinion. मतलब सिंपल, वो सेंटेंस को वहां से पढ़ना पड़ेगा. मतलब when I am including a matter in key audit matter, ये मत मान के चलना मैं इस मैटर पे सेपरेट ओपिनियन दे रहा है. मतलब डोंट थिंक दैट बिकॉज मैं पहली बार एक मैटर को डिटेल में लेकर आया, तुम ऐसा मत सोचना दैट आई एम गिविंग अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दिस मैटर. इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन. दैट मींस इट्स जस्ट अ कम्युनिकेशन. इट इज नॉट लाइक मैं उस पर कोई अलग ओपिनियन देना चाहता हूं. अगर मुझे अलग ओपिनियन देना होता तो मैं यहां नहीं आता, 705 में चले जाता. मतलब मैं कहां इंक्लूड करता उसको, मॉडिफाइड ओपिनियन या बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में. मतलब बेसिकली मैं चाहता हूं अब इस सबको इग्नोर करके सेंटेंस यहां से पढ़ना. एक मैटर को कैम
कैम में इंक्लूड करना इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दोज इंडिविजुअल मैटर्स। मतलब जो मैटर को मैं कैम में लिख रहा हूं उस पर मैं कोई अलग ओपिनियन देना नहीं चाहता हूं, ये बस मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं बिकॉज ये सिग्निफिकेंट थे मेरे ऑडिट के दौरान। गलती पॉइंट नंबर डी में होती है बिकॉज ए 1 2 3 का जो लैंग्वेज है वो सेम है। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट, नॉट अ सब्स्टिट्यूट। तो मेजोरिटी लोग नॉट अ सब्स्टिट्यूट ही अज्यूम करते हैं पॉइंट नंबर 4 को। ऐसा मत सोचना कि ये इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेपरेट ओपिनियन, नहीं नहीं, वो नॉट अ सब्स्टिट्यूट वर्ड ही नहीं है। वो क्या बोल रहा है, इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन। मतलब सर मैं जब कैम में एक मैटर लिखता हूं उस पर मैं कोई अलग ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, इट्स अ कम्युनिकेशन। अगर अलग ओपिनियन देना होता तो मैं 705 में चले गया होता। ढंग से सुनिए क्या बोलता है। अगर मैं एक मैटर को कैम में लिखता हूं, क्या ये सब्स्टिट्यूट कर सकता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ही उस मैटर को रिपोर्ट ना करो, डिस्क्लोज ना करो? ऑब्वियसली नहीं यार, क्योंकि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का है। उनको अपना काम करना पड़ेगा एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। कैम किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल है। हाँ मैं मानता हूं ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैम में आने वाला मैटर नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए। वो रिक्वायरमेंट किसके लिए है? ईओएम के लिए। वो रिक्वायरमेंट किसको लिए है? ईओएम के लिए। कैम के लिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये नहीं बोल सकते ना एक मैटर को कैम में लिखा मतलब अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है। तो नंबर ए देखो क्या बोलता है, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज वो किसके लिए एप्लीकेबल है? मैनेजमेंट के लिए एप्लीकेबल है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज होना चाहिए वो तो डिस्क्लोज होना ही चाहिए, ये काम मैनेजमेंट का है। कैम में इंक्लूड करने से उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो। इस पॉइंट नंबर 1 क्लियर टू यू? दूसरा चीज, किसी मैटर पे अगर मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना है, कैम उसको सब्स्टिट्यूट ऑब्वियसली नहीं कर सकता है। प्रायोरिटी किसको जाएगा? 705 को जाएगा। देखो, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटर एक्सप्रेसिंग अ मॉडिफाइड ओपिनियन इफ इट इज रिक्वायर्ड एज पर ऐसे 705। अगर वहां पर मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो मॉडिफाइड ओपिनियन ही देना पड़ेगा, कैम कुछ नहीं कर सकता है। इस पॉइंट नंबर 1 एंड 2 क्लियर टू यू? तीसरा चीज, रिमेंबर अब से एक नया हेडिंग आता है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। क्यों बता रहा है ये चीज, क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो मैटर ना मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पहले ईओएम में आता था। कहां आता था? ईओएम में। मैंने आपको ये इंटरमीडिएट लेवल भी एग्जाम्पल दिया होगा यार। ये बहुत पुराना सिचुएशन था जब ऐसा होता ही था। वाईजेड का बहुत पुराना रिपोर्ट है 2014 का। यू विल सी ए पैराग्राफ, कैन यू सी एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ? पढ़ के देखो एक बार। द वेरी ओल्ड रिपोर्ट 2014-15 का रिपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से। Is it talking about material uncertainty regarding company's ability to continue as a going concern? पहले ये मैटर ना सेपरेट हेडिंग थी नहीं, तो कहां पर आता था? ईओएम में आता था। तो उनको लगा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप इस मैटर को कैम में इंक्लूड कर दोगे। नहीं भाई, ये मैटर एक सेपरेट हेडिंग ही बन के आएगा। इट विल बी ए सेपरेट हेडिंग ऑल टुगेदर। इट वोंट बी कॉल्ड एज ईओएम, इट वोंट बी कॉल्ड एज कैम, इट विल बी कॉल्ड एज मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ऐसा सेपरेट हेडिंग ही आता है बिकॉज अब ना एसए 570 रिवाइज हो गया। क्या रिवाइज हो गया है? एसए 570 रिवाइज हो गया, जहां पर बोला है इट विल कम एज अ सेपरेट हेडिंग ऑल टुगेदर। आपको मैंने ऑडिट रिपोर्ट जब कंटेंट्स पढ़ाए थे तब भी वो हेडिंग का रेफरेंस दिया था जो रिवाइज्ड 570 में आता है। मतलब सर ये आपको रीइटरेट करके बोल रहा है, ध्यान रखना मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न अगर आना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट में तो वो अलग से ही आना चाहिए, कैम में इंक्लूड करके कोई फायदा नहीं होगा। कैम कैन नॉट सब्स्टिट्यूट दैट पैराग्राफ विच इज मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। मतलब सर 570 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है, 705 को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। तुमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर देना चाहिए एज अ मैनेजमेंट, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। एंड ऑब्वियसली पॉइंट नंबर डी में वर्ड सब्स्टिट्यूट नहीं है। पॉइंट नंबर डी में क्या वर्ड है? इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन ऑन इंडिविजुअल मैटर। मतलब सर कैम में जो लिख रहा हूं उस पर मैं अलग से ओपिनियन नहीं दे रहा हूं। क्या चारों पॉइंट आपको समझ में आया? क्या नोटबुक में जाइए, राइट डाउन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स। कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स in the auditor's report
communicating key audit matters in the auditor's report is not communicating key audit matters in the auditor's report is not. देखो खुद से चारों पॉइंट, शॉर्टकट समरी. डन. आगे बढ़े. चलो एक आपको ड्राफ्टिंग दिखाते हैं क्योंकि उसके रिगार्डिंग अभी तक अभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट देयर कैन बी वन क्वेश्चन. देखो की ऑडिट मैटर्स, थोड़ा ड्राफ्टिंग पे टाइम स्पेंड करते हैं, जस्ट 4 to 5 minutes, डोंट वरी अबाउट दिस. आज तक एग्जाम में ये नहीं पूछा है कि भाई कैम अगर लिखना है तो कैसे लिखोगे. दे हैव बीन आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस, पर्पस क्या है, कैसे डिटरमाइन करोगे कौन सा मैटर कैम में आएगा, या नॉट अ सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट एमसीक्यू में आता है. जनरली आज तक ये क्वेश्चंस आए. अब मुझे क्या लगता है, अगर उसको देखो थोड़ा ट्रबल करना है तो क्या बोलेगा, की ऑडिट मैटर का ड्राफ्टिंग करना है, ऑडिट रिपोर्ट में कैसे आना चाहिए. पहला हेडिंग तो की ऑडिट मैटर आएगा. रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, क्या बोलता है जरा. की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट. ऐसा लग रहा है कि डेफिनेशन लिख रहे हैं. डेफिनेशन लिख रहा है क्या. देखो, दीज मैटर्स वर एड्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर ऑडिट. बराबर है क्या. एंड वी ड्यूरिंग आवर ओपिनियन हमने कंसिडर किया, एंड वी डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन ऑन दीज मैटर्स. आपने जो पॉइंट नंबर 4 लिखा, समझ में आया है कि आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा, इन मैटर्स पे हम कोई सेपरेट ओपिनियन नहीं देते हैं. देखो, फॉर ईच मैटर बिलो हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि हमने ऑडिट के दौरान इस मैटर को कैसे एड्रेस किया. मतलब हर मैटर का पहले, मतलब यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द मैटर. फॉर एग्जांपल ये बोल रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ पीपी. चला एक टाइम स्पेंड करो 2 मिनट के लिए, रीड दिस. क्या बोलता है, ऐसा बोल लिख रहा है क्या कि कंपनी को, सॉरी, ऑडिट के दौरान ऑडिटर को कंपनी में क्या मिला, पहले वो लिखता है. देखो, कंपनी हैज इनकर्ड सिग्निफिकेंट कैपेक्स, टोटल एडिशन अमाउंटिंग 1,13,000 crores. ऑब्वियसली हम रिलायंस का बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर रहेगा. ओके. Significant level of judgment is involved to ensure that for capital expenditure, that is for additions, you recognize the amount as per Ind AS 16. मतलब बॉटम लाइन जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट मैटर है, पहले पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. ऐसा लग रहा है क्या लॉजिकली. दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन जनरल व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द रिस्क इन्वॉल्व्ड इन जनरल. एंड देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमने इस मैटर को डिटरमाइन किया है एज अ कैम. मतलब मैटर क्या है,
क्यों कैम लगता है ये पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर हमने एज अ ऑडिटर क्या प्रोसीजर लगाया है। देखो, हाउ आवर ऑडिट प्रोसीजर एड्रेस दिस मैटर। देखो हमने क्या किया है, हमने परफॉर्म किया पहले एक वॉक थ्रू, कंट्रोल टेस्टिंग के लिए होता है, याद है क्या वर्ड वॉक थ्रू प्रोसीजर। एक पूरे ट्रांजैक्शन को स्टार्ट से लेके एंड तक आपने एग्जीक्यूट करके समझना चाहिए टू अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। पढ़ के देखिए जरा एक बार। थोड़ा कंटेंट कंट्रोल टेस्टिंग पे, थोड़ा कंटेंट अमाउंट टेस्टिंग पे। अमाउंट टेस्टिंग पे ऑब्वियसली कंप्लायंस ऑफ इंड एस देखना पड़ेगा 100%। मतलब ये मैंने प्रोसीजर जो लगाया है उसका एक ओवरव्यू लिखा है। ऑब्वियसली डिटेल्ड प्रोसीजर मेरे कहां मिलेगा, वर्क पेपर्स में मिलेगा। लॉजिकल है कि नहीं? ऐसे हर मैटर को जो आपको लगता है ऑडिट के दौरान सिग्निफिकेंट है, पहले मैटर क्या है लेफ्ट साइड के अंदर नॉर्मली लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अगर आप किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में कैम निकालेंगे, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है दैट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। एग्जैक्टली मैटर क्या है वो लेफ्ट साइड में आता है, हमने क्या प्रोसीजर लगाया है वो राइट साइड में आता है। एक ऐसा मैटर दिखाता हूं जो ऑलमोस्ट हर ऑडिट रिपोर्ट में आपको देखने के लिए मिलता है आज की तारीख के अंदर, बी मैटर ऑन कंट्रोल्स। क्योंकि जितना बड़ा एंटिटी हो गया वहां पर आईटी कंट्रोल्स का रेलेवेंट बहुत ज्यादा है मेरे लिए, तो यहां पर नॉर्मली हम आईटी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। तो पहले बोलते हैं आईटी कंट्रोल्स का रेलेवेंस क्या। देखो, वी आइडेंटिफाइड आईटी सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज की ऑडिट मैटर्स बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज फंडामेंटली रिलायंट ऑन माई आईटी सिस्टम्स एंड आईटी कंट्रोल्स। मतलब जो ऑटोमेटेड कंट्रोल्स रहेंगे सारे के सारे, उनके बेसिस के ऊपर ही हमारा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है। मतलब सिंपल है, अगर मुझे आईटी कंट्रोल्स पे कंफर्ट नहीं आएगा तो मुझे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस जो ऑटोमेटेड तरीके से सिस्टम के अंदर प्रोसेस हो रहे होंगे उस पर कंफर्ट नहीं आएगा। तो बॉटम लाइन, बिना कंट्रोल टेस्टिंग के अमाउंट टेस्टिंग करना इंपॉसिबल है। बिकॉज जस्ट इमेजिन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इन आरआईएल, रिलायंस रिटेल में कितने ट्रांजैक्शन रहेंगे, जस्ट इमेजिन करो। मतलब प्रैक्टिकली इंपॉसिबल होगा टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाना। तो मैं क्या करूंगा, देखो हमारा प्रोसीजर, हमने पहले असेसमेंट किया कितना कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व है आईटी एनवायरमेंट में। दिख रहा है क्या, बाय एंगेजिंग आईटी स्पेशलिस्ट। मतलब ये आईटी स्पेशलिस्ट, कैन आई से साउंड्स लाइक एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। अरे हाँ है ना। अब ये ऑडिटर का एक्सपर्ट भी इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। जनरली आईटी स्पेशलिस्ट इंटरनल होता है। आपके एंगेजमेंट टीम्स के अंदर एक इंसान को आप इन्वॉल्व करते हैं जो एक सेपरेट डिपार्टमेंट में रहता है, वो मेरे लिए एज अ आईटी एक्सपर्ट काम करता है, दैट इज ऑडिटर्स आईटी एक्सपर्ट। इफ दैट पर्सन इज पार्ट ऑफ योर ऑडिट फर्म, मतलब वो तुम्हारे फर्म में एज अ पेरोल पे काम करता है, तो वो इंटरनल ऑडिटर्स एक्सपर्ट कहलाएगा। और अगर तुम्हारे पेरोल पे नहीं है, वो थर्ड पार्टी है, तो क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल ऑडिटर्स एक्सपर्ट। दिस इज कॉल्ड एज SA620 आइडियली। नहीं, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। मतलब बॉटम लाइन मैटर क्या है, क्यों मेरे हिसाब से ये कैम है, हमने क्या प्रोसीजर लगाया, कैसे एड्रेस किया है, आपको क्लियरली कैम में लिखना पड़ेगा। आपको किसी भी कंपनी के बारे में बढ़िया इंफॉर्मेशन चाहिए, उस कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट निकालो, कैम पढ़ो, अब आपको उसमें कंटेंट मिलेगा। पहले अगर ये कैम नहीं था तो हमको एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट में कुछ वैल्यूएबल कंटेंट ओपिनियन के अलावा ढूंढना बहुत मुश्किल था। थोड़ा बात समझ में आया क्या? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, पेंडिंग लिटिगेशंस हो गया, आईटी कंट्रोल्स हो गया, ये क्लासिक एरियाज है जिनको नॉर्मली हम की ऑडिट मैटर पैराग्राफ में इंक्लूड करते हैं। फिर सुनो, इंपेयरमेंट असेसमेंट हो गया, इंपेयरमेंट लॉस का असेसमेंट एक सिग्निफिकेंट मैटर कहलाता है। तो एक लिस्ट बना के दिया है मैंने आपके रेलेवेंस के लिए, सिर्फ ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन, नॉट कवर्ड इन योर आईसीएम मॉड्यूल्स एज सच इन डिटेल, बट देखिए एग्जांपल्स ऑफ की ऑडिट मैटर्स। लुक एट दीज एग्जांपल्स क्विकली। जस्ट दिस इज नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, रेफरेंस के लिए कुछ मैटर्स हैं। अब चाहो तो पीपीई के ऊपर भी एक पॉइंट था, आप नोटिस करो। अब वो जहां पर अमाउंट इन्वॉल्व बहुत सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना, वो नॉर्मली मेरे लिए कैम में आ जाएगा, बिकॉज अमाउंट इन्वॉल्व ज्यादा है तो रॉम बढ़ जाता है बॉटम लाइन। तो ये कुछ सिंपल से एक बेसिक एग्जांपल्स है, अदरवाइज एनी मैटर कैन कम अंडर की ऑडिट मैटर। ये ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंडेंट होता है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कैम का मतलब समझ में आ रहा है? अब देखो, आपसे ये पूछ सकता है कैसे इंडिविजुअल मैटर को, कैसे इंडिविजुअल मैटर को कैम में इंक्लूड किया जाएगा। एक ये पॉइंट है एंड एक पॉइंट ये है, हाउ डू वी रियली कम्युनिकेट की ऑडिट मैटर्स। पहले ये पढ़िए क्या बोलता है। देखो, द ऑडिटर शैल डिस्क्राइब ईच की मैटर
यूजिंग अ सेपरेट अप्रोप्रिएट सब हेडिंग। ऑब्वियसली मेन हेडिंग क्या रहेगा, की ऑडिट मैटर। फिर नंबर ए रहेगा ना कैपिटलाइजेशन ऑफ, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर था पॉइंट था, मतलब एक की ऑडिट मैटर मेन हेडिंग रहेगा, फिर हर मैटर का सब हेडिंग होगा। देखो क्या बोलता है, द इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज इन दिस सेक्शन शैल स्टेट। लग रहा है कि नंबर ए में डेफिनेशन लिखा है, चेक करो। जो आपको मैंने अभी जस्ट स्कैम दिखाया है एग्जैक्टली वही है क्या? पहले आप बताओगे हमारे जजमेंट में कौन कौन से मैटर्स सिग्निफिकेंट थे, मतलब कहना है इसे इट्स अ डेफिनेशन ऑफ कैम। फिर नंबर 2 देखो, दीज मैटर्स वर एड्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर ऑडिट एंड ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट ओपिनियन। मतलब उसने एज इट इज उठाया है, रादर उल्टा बोलो, हर कोई एज इट इज एज पर 701 लिखता है। 701 चाहता है हम ये दोनों पॉइंट एज इट इज लिखें, फिर एक्चुअली में वो मैटर आएगा, फिर उसको कैसे एड्रेस किया है वो आएगा। थोड़ा प्रोसेस आ रहा है क्या? हेडिंग की ऑडिट मैटर, नंबर 1 व्हाट इज की ऑडिट मैटर आ जाएगा। नंबर 2 इन मैटर्स को हमने ऑडिट के दौरान एड्रेस किया है एंड हम इनमें से किसी पर भी सेपरेट ओपिनियन नहीं देते हैं। फिर जो भी आपका एग्जांपल रहेगा, मैं बोलता हूं कुछ समझ में नहीं आया ना, आईटी कंट्रोल्स हमेशा लिखो, पेंडिंग लिटिगेशन हमेशा लिखो। ये आपको ऑलमोस्ट हर किसी ऑडिट रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। आपने बस वो लिखा कि भाई ये मैटर क्या है, मैटर क्या है वो डिस्क्राइब करो, राइट साइड में बोलो हमारा प्रोसीजर क्या है। आपको पूरा ड्राफ्टिंग करने के लिए आएगा भी नहीं, वो चाहता है कि ओवरऑल ड्राफ्टिंग करते वक्त हमारा ओवरऑल फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, जनरल टर्म्स क्या यूज होने चाहिए वो पता होना चाहिए। दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट इवन एट अ फाइनल लेवल। रादर रियल लाइफ में ऑब्वियसली जब मैटर हमारे सामने आता है, हम कुछ लिस्टेड कंपनी के रिपोर्ट्स को रेफर करते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं, उस लैंग्वेज को देखते हुए अपना लैंग्वेज का ड्राफ्टिंग करते हैं। ऑब्वियसली हर मैटर का प्रपोज्ड वर्डिंग पहले मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी से भी डिस्कस करना पड़ता है और फिर फाइनली हमारे रिपोर्ट में लिखा जाता है। हमारे प्रोसीजर तो जो हमारे प्रोसीजर रहेंगे वही लिखना पड़ेगा। अब तुम आईटी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो काय को लिखोगे इन्वॉल्व आईटी स्पेशलिस्ट? बराबर बात है कि नहीं? तो तुम्हारा प्रोसीजर तो तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए, वो आरआईएल के हिसाब से नहीं होना चाहिए। योर प्रोसीजर शुड बी एज पर योर एक्चुअल प्लान। इज दिस क्लियर टू यू? अब देखो नीचे आओ सर, कम्युनिकेटिंग कैन। अब इधर देखना, नॉर्मली डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इंडिविजुअल की मैटर, पढ़ के देखो एक बार, पढ़ के देखो। पहले बताना पड़ेगा ना कि ये मैटर क्यों सिग्निफिकेंट कंसिडर किया एंड हमने एज अ ऑडिटर इस मैटर को एड्रेस कैसे किया। ये सब चीजों को अगर दिमाग में रखोगे तो आपका कैम का ड्राफ्टिंग हो जाएगा। ऐसा अब लग रहा है कि थोड़ा समझ में आ रहा है? पक्का? वी आर स्पेंडिंग गुड अमाउंट ऑफ टाइम। आई वांट दीज स्टैंडर्ड्स पे पहली ही बार में अच्छा टाइम स्पेंड कर लो। रिवीजन विल टेक वेरी लेस टाइम आफ्टर दिस। आर यू कंफर्टेबल? अब ऐसे क्या पूछेगा मैं बोलता हूँ, ये सब तो तुमको आता है। वो एमसीक्यू में पूछेगा तुम्हारा ओपिनियन है डिस्क्लेमर, क्या द टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। तुमने दिया डिस्क्लेमर, कैम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यू आर एक्सप्रेसिंग डिस्क्लेमर, कैम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कैम नहीं आना चाहिए पक्का? ऊपर देखो एक नोट लिखा हुआ है। अच्छा पहले तो एक टाइम पास है, डिस्क्लेमर वाला दिखाता हूँ। ये तो अगर आपको लगता है कोई की ऑडिट मैटर है ही नहीं तो वो भी लिखना पड़ेगा दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर। तुम ऐसा मत सोचना कि तुम वो हेडिंग ही उड़ा दोगे डायरेक्टली। सो इफ देयर आर नो की ऑडिट मैटर, एटलीस्ट उस हेडिंग में ये लिखना पड़ेगा दैट देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स टू कम्युनिकेट। एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है क्या? डिस्क्लेमर वाला सिचुएशन छोड़ो, पढ़ाएंगे आपको, और अदरवाइज कोई की ऑडिट मैटर ना मिले, ऐसा हो सकता है कि लिस्टेड कंपनी में? यार एक तो मैटर कुछ नहीं, आईटी कंट्रोल तो रहेगा यार, मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेशन ना हो कैसे पॉसिबल है? एंड इंडिया में किसी कंपनी में पेंडिंग लिटिगेशन ना हो ये भी कैसे पॉसिबल है? मतलब टीसीएस इन्फोसिस ऐसी कंपनी में भी रहता है यार, सच्ची में। आरआईएल में तो भर भर के है, मतलब इतने पेंडिंग लिटिगेशन होते हैं कि कैसे कोई मैटर कैम में ना आए। मैं तो उल्टा बोलता है, ये उसने बोला होगा तुम लिख के दिखाओ। इफ यू आर राइटिंग नो की ऑडिट मैटर, मैं बोल रहा 100% ऑफर आएगा तुम्हारे पास में, ये देखने के लिए तुमने ऑडिट कैसे किया है। मतलब 100% डिटेल में तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन होगा। तो ये सेंटेंस बोलने के लिए अच्छा है, बट एक्चुअली में आपको मेरे हिसाब से किधर भी नहीं मिलना चाहिए। उन छोटे कंपनीज में कैम एप्लीकेबल ही नहीं है तो उधर आप इग्नोर ही कर सकते हो, बट लिस्टेड कंपनी के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। बट आपको मुझे एक स्टेटमेंट दिखाना था दैट अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आता है तो क्या करना चाहिए। रीड दिस।
As per 705, it prohibits the auditor from communicating key audit matter when auditor disclaims an opinion. Obviously, वापस एक वर्ड आएगा, unless it is required by law or regulation. See, ऐसे ना इतना वैसा कंजर्वेटिव लिखा हुआ है ना कि जिधर भी लॉ और रेगुलेशन आ सकता है उसको डर लगता है ना, वो लिख देता अनलेस। वो सोचता ही नहीं क्या होगा, वो पहले लिख देता है। यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, वो वैसा सिचुएशन है। ये चीज 705 में भी बोली है दैट आप जब डिस्क्लेमर दे रहे हो तो आपने की ऑडिट मैटर नहीं देने चाहिए। क्यों नहीं देने चाहिए? क्योंकि ये बोल रहा है जब मैं कैम लिखता हूं लोगों को क्या लगेगा, मेरे पूरे ऑडिट में इतने सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले। अब डिस्क्लेमर जब आ रहा है तब मुझे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस ही नहीं मिले, तो एक्चुअली में ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए विड्रॉल के बजाय डिस्क्लेमर देके जा रहा हूं, तो ये बोलना बहुत मुश्किल होगा कि यही मैटर्स मेरे ऑडिट में सिग्निफिकेंट थे। रादर मेरा ऑडिट कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो मैं कंप्लीट लिस्ट ऑफ मैटर्स कभी दे ही नहीं पाऊंगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर नॉट टू गिव एन इनकंप्लीट लिस्ट। तो उन्होंने 705 में रेकमेंड ही कर दिया है कि आपने कैम लिखना ही नहीं चाहिए, अनलेस ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बाय लॉ या रेगुलेशन। अगर रेगुलेटर बोल दे या सीएजी बोल देगा तो बात अलग है, अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में अगर डिस्क्लेमर है तो हमने कैम नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेसिस फॉर जो डिस्क्लेमर है ना उसमें सारा निबंध आ जाएगा। याद है क्या, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर? तो उसको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हो। आपके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है उधर की उधर ही आ जाएंगे डायरेक्टली। तो जब डिटेल में उधर कंटेंट आने ही वाला है और हम चाहेंगे कैन में आपकी चीजें इनकम्प्लीट रह जाएगी, तो आप कैम में इंक्लूड ही मत करो। ये एकमात्र एक्सेप्शनल केस है जब आप रिपोर्ट दे रहे हैं लिस्टेड कंपनी के केस में, डिस्क्लेमर आ रहा है, मतलब एक ओपिनियन आ रहा है और आप क्या नहीं दे रहे, कैम नहीं दे रहे हैं। इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक पे जाओ, लिखिए एक पॉइंट नंबर 5, drafting of key audit matter. Number 5, drafting of key audit matter. अब देखो, जब मुझे कैम ड्राफ्ट करना है, जनरल पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, आई होप आपको समझ में आएगा। नंबर ए, इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ कैम। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, इंक्लूड डेफिनेशन ऑफ कैम। नंबर बी, include a statement. Number B, include a statement that these matters were addressed. These matters were addressed in the context of audit. Were addressed in the context of audit, and auditor does not provide a separate opinion, and auditor does not provide a separate opinion on these matters. Auditor does not provide a separate opinion on these matters. Point number C, for every key audit matter there should be a separate subheading. For every key audit matter, there should be a separate subheading where auditor should explain why this matter, where auditor should explain why this matter was considered to be a significant matter in audit. Why this matter was considered to be a significant matter in audit, and how this matter was addressed in the audit. And how this matter was addressed in the audit. सिग्निफिकेंट क्यों माना और आपने इसको कैसे एड्रेस किया ऑडिट में, दोनों चीजें आनी चाहिए। नीचे लिखो नोट, इन केस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, इन केस ऑफ disclaimer of opinion, auditor should not include, in case of
Disclaimer of opinion: auditor should not include key audit matters. In case of disclaimer of opinion, auditor should not include key audit matters as per SA 705. 705 में भी बोला ही है और 701 में उसका रेफरेंस दिया है कि 705 में इसके लिए आपको रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तो आपने कैम इंक्लूड नहीं करना चाहिए. एंड ऑब्वियसली जहां कोई कैम नहीं है तो लिखना पड़ेगा ना, देयर आर नो की ऑडिट मैटर्स. उतना तो आपको मालूम रहेगा. इज दिस क्लियर टू यू? मेरे हिसाब से एक मेजर डिस्कशन फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड जो भी है, मीनिंग ऑफ कैम क्या है, स्कोप के अंदर इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट एबीसी एंड इट इज नॉट अ सेपरेट ओपिनियन. बराबर है. एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैम, कैन आई से इट्स एप्लीकेबल टू लिस्टेड कंपनीज. अदरवाइज जहां भी लॉ या रेगुलेशन बोलेगा कैम में इंक्लूड करना है तो कैम इंक्लूड करना पड़ेगा. सर डिस्क्लेमर दिया तो कैम आएगा? नहीं आएगा. उसके बाद पर्पस ऑफ कैम क्या है? कम्युनिकेटिव वैल्यू एनहेंस करेगा. मेरे ऑडिट रिपोर्ट का डिटेल में बताया था. प्लस जहां पर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वगैरह हैं वहां मेरे मैनेजमेंट से उनके जो जजमेंट है वो मेरे यूजर्स को बेटर कम्युनिकेट हो पाएंगे. फिर सर कैसे डिटरमाइन करेंगे कि मैटर कैम में आएगा? जिधर रॉम ज्यादा है, सिग्निफिकेंट रिस्क है, अकाउंटिंग एस्टिमेट विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, या कोई भी ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो कहां पर आ जाएगा? कैम में आएगा. ध्यान रखना, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मतलब ड्यूरिंग द ईयर वाला पॉइंट रहेगा ये. इट इज नॉट माई सब्सिक्वेंट इवेंट. इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट डेट कैम में कवर नहीं होते हैं. कम्युनिकेटिंग कैम कैसे किया जाएगा आपको ऑलरेडी बताया है पूरा का पूरा. डिस्क्रिप्शन क्या आएगा बताया है, एग्जाम्पल क्या है बताया है. दिस कवर्स इन एक्सट्रीम डिटेल SA 701. समझा क्या? पक्का. अब देखो, मेरे को जो लगता है ICAI पूछेगा आपसे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कैम एंड EOM, या पूछेगा डिफरेंस बिटवीन कैम एंड EOM. ये 4 या 5 मार्क के लिए आएगा. ट्रस्ट मी, आपको लगेगा इस पे क्या लिखना है, कुछ अलग लिखने का जरूरत नहीं है. जितना EOM पढ़ा है और कैम पढ़ा है उनको भी समझ में आया. डिफरेंस ना सिर्फ एक ही है. तुमको समझने का इधर हो, एक पैराग्राफ दिखाता है पूरा, बहुत लिखा है. ये अपने 706 के लास्ट में रहेगा. Once the 706 gets over, you will see a heading relationship between EOM and CAM. दिख रहा है क्या आपको आइडियली? चलो पढ़ना शुरू करो फटाफट से, एक बार खुद से पढ़ो. रीड कैम के बारे में क्या बोलता है ये पहले. डेफिनेशन. अरे वो टोटल स्टैंडर्ड से 3 पेज का है. वो हर बार सेम ही चीज रिपीट करते रहते हैं, कुछ है ही नहीं उसके अंदर. और क्या पॉइंट नंबर 1 डेफिनेशन लग रहा है क्या? चेक कर लो एक बार. बराबर है. पॉइंट नंबर 2 देखो क्या बोलता है. सेम रिपीटेड लग रहा है क्या? जो मैटर्स हम TCW को कम्युनिकेट करते हैं उनको ही हम नॉर्मली कैम में इंक्लूड करते हैं. कैन आई से 1 and 2 एग्जैक्टली सेम है जो पढ़ा था अभी तक? पक्का. कम टू पॉइंट नंबर 3. पर्पस आ गया क्या? इट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन टू माई इंटेंडेड यूजर्स. इससे वो मैटर्स बेटर समझ पाएंगे. एंड सर जहां पर एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो पाएगा और जहां पर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट रहेगा वो भी समझ में आएगा. कहने से पूरा पर्पस उठा के लिख दिया. इस पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. रीड पॉइंट नंबर 4. मैटर्स दैट आर डिटरमाइंड टू बी ए की ऑडिट मैटर as per 701 in the auditor's judgment, they should be fundamental to the user's understanding of financial statement. अब ये लाइन से क्या होता है? ये सेम लाइन EOM में भी था. मतलब दिस इज वेयर द कंफ्यूजन विल स्टार्ट. कि ये बोल रहा है नॉर्मली कैम में वो मैटर्स आएंगे विच आर फंडामेंटल फॉर माय यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नाउ द लैंग्वेज इज एब्सोल्युटली सेम एज EOM. ठीक है, तो यहां लगेगा दोनों सेम ही है. बराबर है. अगले वाले पॉइंट पे आओ. इन सच केसेस जहां आपको लगता है ये मैटर्स काफी सिग्निफिकेंट है, ठीक है, इन कम्युनिकेटिंग मैटर्स एज कैम, ऑडिटर में विश टू हाईलाइट और ड्रॉ फर्दर अटेंशन टू इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस. देखो क्या बोल रहा है ये. मेरे को ऑडिट के दौरान 6 मैटर्स मिले, मुझे लगता है ये बहुत सिग्निफिकेंट है. अब मुझे इन 6 मैटर्स में से लगता है ये कुछ 2 मैटर है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ये मेरे यूजर ने 100% पढ़ना चाहिए. मतलब इन 6 में भी अगर यूजर सैम्पलिंग लगाए तो ये 2 तो पक्का पढ़े. मतलब उसने पढ़नी ही चाहिए बेसिकली. समझ रहे हो मेरा बात? तो मतलब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं बिकॉज दे आर फंडामेंटल फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब एग्जांपल बोलता हूं तुमको मैं. IT कंट्रोल्स जो है
वैसे बोलोगे तो फंडामेंटल है, बट वो इतना कॉमन हो गया है तो अब मेरे को मालूम है ये चीज हमेशा आने वाली है। तो इसके बजाय मैं आईटी कंट्रोल्स को पॉइंट नंबर 1 इंक्लूड नहीं करना चाहिए, मैंने पॉइंट नंबर 1 वो एरियाज इंक्लूड करने चाहिए जो मेरे को अलग मिले थे और जो बहुत सिग्निफिकेंट मिले थे। फॉर एग्जाम्पल आरआईएल में उसने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो आपको हर ऑडिट रिपोर्ट में देखने को नहीं मिलेगा। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स वाला एग्जांपल, पेंडिंग लिटिगेशन वाला, क्योंकि हर कंपनी में पेंडिंग लिटिगेशन का सिचुएशन अलग रहेगा। आपको लगता है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, तुम उसको पहले इंक्लूड करो। मतलब ये बोलता है अगर आपको मैटर्स में से कुछ मैटर बहुत सिग्निफिकेंट लगता है तो मैं कैसे हाईलाइट करूं। तो इन्होंने बोला हाईलाइट करने का तरीका सिंपल है कि ऑडिट मैटर ही हेडिंग रहेगा। एक काम करो, उस मैटर को सबसे पहले इंक्लूड कर दो, मतलब सीक्वेंस में उसको पहले प्रायोरिटी दे दो। देखो क्या बोलता है, द ऑडिटर मे डू सो बाय प्रेजेंटिंग द मैटर मोर प्रोमिनिएंटली देन द अदर मैटर्स। मतलब देखो कैसे बोल रहे हैं, फर्स्ट मैटर, अरे मतलब मेरे को लगता है इन मैटर्स में से सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट एक या दो है, तो सीक्वेंस में उनको सबसे ऊपर इंक्लूड कर दो। ये आप कर सकते हो, ये नया चीज है जो आपको कैम में नहीं बताया था। बेसिकली तुमको पूरे पैराग्राफ में नया क्या है वो ढूंढना है, अभी तक तो सेम ही था ऊपर का पार्ट। यह क्या बोलता है, अगर कुछ मैटर्स मुझे लगते हैं जो बहुत फंडामेंटल है फॉर माय यूजर्स, उनको मैं बहुत ज्यादा लेट्स से एम्फसाइज करके अलग से इंक्लूड करना चाहता हूं, तो एक काम करो ना, उनको सीक्वेंस में सबसे पहले इंक्लूड कर दो। ओके परफेक्ट है। और ये इंडिकेट करो कि भाई ये मैटर बहुत सिग्निफिकेंट है मेरे यूजर के लिए टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो ये पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है, the communication of CAM in the auditor's report may also provide intended users a basis to further engage। बराबर पॉइंट है ये क्या बोलता है, जब मैं एक मैटर को कैम में लिखता हूं, अब मेरा यूजर वो मैटर पढ़ेगा, वो पढ़ने का उसको क्या लगेगा, अच्छा ये सिग्निफिकेंट मैटर था, जो ऑडिटर को भी लगा। अब अगर एक यूजर को उसके रिगार्डिंग और इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या यूजर इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चनिंग कर सकता है। आपने सुना होगा ना कॉन कॉल्स, तो वहां पर मैं क्वेश्चनिंग कर सकता है, सुना ना कॉन कॉल्स, लिस्टेड कंपनी से केस में उसका पूरा एक मस्त ट्रांसक्रिप्ट भी आता है बाद में उसके वेबसाइट के ऊपर। मतलब मैं डिटेल में अब जा करके, और मेरे को एनएससी पे देना भी पड़ता है, रेगुलेटर को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है, मतलब मुझे क्लियरली क्वेश्चंस पूछ सकता है वो, और मैं उस मैटर को और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाऊंगा। सो दिस कैन बिकम अ स्टार्टिंग पॉइंट जहां मेरे यूजर को पता चलेगा ये नया मैटर है जो ऑडिटर को भी सिग्निफिकेंट लगा था, लेट मी आस्क मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस। लाइक सिंपल एग्जांपल, जोमैटो ब्लिंकिट एक्विजिशन, बराबर है, तुम्हारे साथ डोंट यू थिंक इट्स अ की ऑडिट मैटर। 100%, मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था आइडियली, तुमने इस प्राइस में खरीदा ही क्यों, समझ रहे हो मेरा बात, ब्ला 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 ब्ला। डोंट यू थिंक यूजर के लिए एक और बेस बन गया, व्हाई टू क्वेश्चन मोर ऑन दिस मैटर आइडियली। सो दिस कैन बिकम अ बेसिस टू फर्दर एंगेज, मतलब और डिस्कशंस किए जा सकते हैं मैनेजमेंट के साथ में, टीसीडब्ल्यूजी के साथ में, इफ रिक्वायर्ड बिजनेस के बारे में, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, या ये ऑडिट ऐसे ही क्यों किया गया था। समवन में इवन क्वेश्चन आईटी कंट्रोल्स के लिए, अगर आपने आईटी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया तो क्यों इन्वॉल्व नहीं किया, दिस कैन बिकम अ मेन क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल हमको पता है हमारे एंटिटी में जो आईटी कंट्रोल्स है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो एक नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट जो स्टैट्यूटरी ऑडिट करता है वो मैनुअल कंट्रोल समझ सकता है, पर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का परफेक्ट टेस्टिंग नहीं कर पाएगा। और अगर ऑडिटर ने आईटी स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व नहीं किया, डोंट यू थिंक एक स्टेक होल्डर क्वेश्चन रेज कर सकता है कि मेरे को ऑडिट क्वालिटी पे क्वेश्चन आ रहा है, ऑल्दो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू परफॉर्म द रिव्यू, बट आई कैन रेज अ क्वेश्चन। किसको क्वेश्चन रेज करूंगा, टीसीडब्ल्यूजी को। एंड टीसीडब्ल्यूजी का काम है ना कि ऑडिटर ने बराबर से काम करना चाहिए, ये सेबी एलओडीआर में है एंड 177 के अंदर भी है। बात समझ में आया क्या। तो इस तरीके से कैम ना एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काम में आएगा, एंड एक यूजर को अपॉर्चुनिटी भी देगा कि अब वो इन चीजों के बारे में और डिटेल में अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सकता है, ईदर थ्रू मैनेजमेंट और थ्रू टीसीडब्ल्यूजी। तो बेसिकली देखो ना, दो पॉइंट अलग है, एक इट कैन बिकम अ बेसिस to start a new conversation about these matters, and number 2, कुछ मैटर्स हमें ज्यादा सिग्निफिकेंट लगेंगे ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा अलग तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। वो हाईलाइट करने का एग्जांपल ये बेयर ऐसे से उठाया हुआ है एज इट इज। हाईलाइट करने का एग्जांपल भी क्या बोला है, उसको पहले इंक्लूड कर दो, दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन हाईलाइट, कि कैम में पहला मैटर वो दिख जाएगा और कुछ नहीं कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू यू। पक्का थोड़ा समझ में आया क्या, वापस रीड करने का मौका दूंगा, डोंट वरी, बट एटलीस्ट ये समझा क्या कि वो डिफरेंस से बता रहा है ना, वो डिफरेंस नहीं बता रहा है, वो पूरा कैम लिख रहा है। अब वो पूरा लिखेगा ईओएम, इधर एक डिफरेंस है जो आपको समझेगा। आओ जरा लेट्स स्टार्ट विद ईओएम। रीड पॉइंट नंबर 1, शांति से अब पढ़ो एक बार।
डेफिनेशन है ईओएम का, परफेक्ट है। नंबर 2 देखो, अच्छा पॉइंट है, मेरे को लगता है इस पे एमसीक्यू कभी कोई परेशान करने के लिए बनाएगा तो, अ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ ईओएम may diminish the effectiveness of auditors communication about such matters। मतलब अगर मैं ईओएम हेडिंग में जैसे कैम में 15-20 मैटर लिखता हूं ना, जैसे ईओ में 15-20 मैटर लिखना शुरू करे तो लोगों को लगेगा अच्छा ये तो हर बार बहुत सारे मैटर लिखता ही है। देखो अभी एक्चुअली में सही पॉइंट, ये तो मेरा बात मानोगे नहीं पर सही पॉइंट है ये। अभी कैम को कितना लोग सीरियसली पढ़ते, क्या लगता है आपको? देखो कैम तो बहुत दूर का बात है, आपको क्या लगता है इंडिया में जो इन्वेस्टर्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं? ऑल ऑफ देम? ऑब्वियसली नो। बहुत कम परसेंटेज रहेगा जो एक्चुअली ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेगा, बराबर है कि नहीं है? अभी उस परसेंटेज में भी क्या वो डिटेल में कैम पढ़ते हैं? बिग क्वेश्चन मार्क। क्या वो हर साल पढ़ेंगे? बिग क्वेश्चन मार्क। वापस आपको बता रहा हूं, सब चीजें बहुत सब्जेक्टिव है। और उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट इट, मोर देन द नंबर्स आई बिलीव इट्स द न्यूज फ्लो दैट ट्रिगर्स द शेयर प्राइस। मतलब आप मेरे को बोलेंगे इफ टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर कंपनी द न्यूज फ्लो इज नेगेटिव, लेट्स टेक एन एग्जांपल जोमैटो। आप 125 का ओपनिंग दिखा करके, इशू प्राइस 75, ओपनिंग 125, वेंट टू 160, केम टू 40 विद इन 1.5 ईयर का पीरियड घूम करके। मतलब इशू प्राइस 75 था, फर्स्ट डे लिस्टिंग हुआ 125 के आसपास, वेंट टू 160, 165, वहां से घूम के 40-45 रुपए पे आ गया और 45 रुपए पड़ा था, कोई नहीं खरीद रहा था। सडनली इंडिया के अंदर कोविड वाला सिचुएशन थोड़ा शांत हो गया, उसके बाद लोगों को लगा वापस से स्टार्टअप से पैसा डालना चाहिए। डू यू गेट माई पॉइंट? एंड इट्स नॉट जस्ट जोमैटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, मतलब जस्ट लुक एट एन एग्जांपल, इट्स मोर लाइक अ ट्रेंड। अगर ये दो चल रहे हैं जोमैटो को भी चलना चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात? मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो आप बोलेंगे ऑडिट रिपोर्ट, कैम, इसकी वजह से शेयर प्राइस पे इंपैक्ट है, पर उससे ज्यादा इंपैक्ट बाकी चीजों का है। मोर देन दैट, जी बिजनेस एंड सीएनबीसी पे बाय कॉल कौन दे रहे हैं? ये भी एक अलग प्रॉब्लम है। इज देयर अ बाय कॉल ऑन द स्टॉक? डू यू गेट माय पॉइंट? पीपल बाय ऑन द बाय कॉल स्टिल। यार अभी भी ऑब्वियसली वैसा ही रहने वाला, बिकॉज हमारा जो ओवरऑल कैपिटल मार्केट है वो बहुत एमेच्योर है यार। मतलब ऑनेस्टली बोलने के लिए अच्छा है, बट इट्स नो वेरी क्लोज टू अ मैच्योर्ड मार्केट अभी भी। मतलब हमारे एसएमईज में इतने स्टॉक्स रहेंगे जो सर्किट्स पे रहते दिन भर। मतलब देयर इज अ सर्किट ऑफ, डू यू नो दैट आई सेबी आल्सो हैज अ कांसेप्ट ऑफ सर्किट ऑफ 1% आल्सो। सेबी आल्सो हैड अ कांसेप्ट दैट द स्टॉक विल ट्रेड ओनली वन डे इन अ वीक बिकॉज देयर इज सो मच वॉलेटिलिटी। दे जस्ट चेंज द रूल फ्यू डेज बैक कि ऐसा करना बहुत गलत हो जाएगा, बिकॉज जो फंस गया बेचारा एग्जिट भी नहीं कर पाएगा 1 साल तक। अरे हफ्ते में एक दिन ट्रेड होगा तो एग्जिट कैसे करेगा कोई? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उन्होंने जस्ट जाके भी रूल चेंज करवाया थोड़े टाइम पहले। तो मतलब इतना अभी भी ऑपरेटर ड्रिवन या मैनिपुलेशन होता है स्मॉलर एंटिटीज में। अरे यार कुछ कुछ कंपनीज का टोटल मार्केट कैप ही 100 करोड़ नहीं है। मार्केट कैप ही 100 करोड़ नहीं और बैलेंस शीट में 400-500 करोड़ रुपए पड़ा रहेगा, क्योंकि जब उनको स्टॉक को गिराने का वो गिरा करके बैठेंगे, कोई बेचने के लिए नहीं आएगा। समझ रहे हैं? खरीदने के लिए कितना भी आएगा वो सर्किट पे दिखाता रहेगा तेरे को, या न वो किसी को खरीदने के लिए आने देंगे। डू यू नो दैट एनएससी बीएससी पे ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है जो लॉट्स में खरीद सकते हो आप ओनली। आई एम सेइंग यू कैन बाय ओनली इन लॉट्स। आई वांट टू बाय वन, आई एम सेइंग इक्विटी यू कांट बाय वन। एसएमईज के अंदर, ये मैं डेरिवेटिव्स का बात नहीं कर रहा है, मैं एसएमईज के अंदर जो इक्विटी है वो भी लॉट में खरीदना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि उनमें वॉल्यूम ही नहीं है। 2-3 हजार का अगर क्वांटिटी नहीं किया तो वो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता उसके अंदर, वो वॉल्यूम ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी भी देखो वापस से बता रहा हूं, ये सब अच्छा चीज है, बढ़िया है, पढ़ना चाहिए आदमी ने, हमने लिखना चाहिए, देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अबाउट इट। बट तुम जो यूजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यूजर जो इन्वेस्टर का बात कर रहे हो, वो इतना बड़ा यूजर है नहीं। अगर आप मुझे पूछोगे तो इंपॉर्टेंट है, पर मतलब उसको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसका बस पॉइंट ये है, बॉटम लाइन, अगर आप ईओएम को ऑर्डिनरी बना दोगे, इसके अंदर बहुत मैटर्स हर साल इंक्लूड करते रहोगे, तो एक्चुअली में अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर होगा तो लोगों को वो एक्चुअली में पढ़ने का फोकस ही नहीं रहेगा, तो उसका ओवरऑल इफेक्टिवनेस खत्म हो सकता है। सो इट्स बेटर नॉट टू इंक्लूड रैंडमली लॉट ऑफ मैटर्स अंडर ईओएम। ओनली इफ थिंग्स आर एक्सट्रीमली सीरियस इंक्लूड दैट मैटर अंडर ईओएम। बाकी चीजें आपको इंक्लूड करनी, कैम में लिखो ना यार, कैम का एक्सपेक्टेशन ही ये है ऑडिट में जो जो मिला था इंपॉर्टेंट वो आएगा, तो वहां पर इंक्लूड करो। EOM में exclusively something which is really significant, only that should come ideally. Is this clear to you? अब देखो पॉइंट नंबर C3 क्या बोलता है, यूज ऑफ EOM is not a substitute
और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ इंडिविजुअल कैम वेयर SA 701। मतलब सर क्लियर था, ये मैंने आपको 706 में पढ़ाया था। अगर किसी मैटर में मॉडिफिकेशन आएगा तो प्रायोरिटी 705 को है। अगर वो मैटर कैम में फिट होता है तो प्रायोरिटी किसको है? कैम को है। अगर वो दोनों में फिट नहीं होता है फिर भी सिग्निफिकेंट लगता है तो किधर आएगा? 706 EOM पैराग्राफ। बताया था कि नहीं बताया था ये आपको? ये आपने लिखा भी है, यस और नो? अरे याद आ रहा है क्या? मतलब बिफोर इंक्लूडिंग ए मैटर अंडर EOM। चेक करने का, एक बार जाके चेक कर लो फटाफट से। गो टू SA 706, एक पॉइंट लिखाया था आपको मैंने। आई थिंक व्हेन टू इंक्लूड अ मैटर इन EOM के अंदर रहेगा। बिफोर इंक्लूडिंग एनी मैटर अंडर EOM ऑडिटर शुड कंसिडर द फॉलोइंग। दो चीजें रहेगी उस पे, 705 एंड 701 का अगर रेफरेंस है तो वो EOM में नहीं आने वाला है। बराबर है? कहना इसे, इसने EOM में नंबर 1 मीनिंग लिखा। दूसरा पॉइंट बोला कि भाई EOM का इफेक्टिवनेस मेंटेन करना है तो उसका बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना चाहिए, लिमिटेड एंड एक्सक्लूसिव यूज रखना चाहिए। नंबर 3, EOM इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कैम। कैम जहां पर आएगा वो कैम ही आएगा, EOM उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। अब आता है पॉइंट नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ना। देयर मे बी अ मैटर दैट इज नॉट डिटरमाइंड to be a key audit matter in accordance with SA 701। मतलब सर 701 में याद है अभी आपको जैसे हेडिंग पढ़ाया था, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स। मतलब कोई ऐसा मैटर रहेगा जो डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स में फॉल नहीं होता है। एक काम करो, चेक करो, डिटरमाइनिंग की ऑडिट मैटर्स में 3 चीजें लिखी है आपने। नंबर 1, जहां पर रॉम ज्यादा है या सिग्निफिकेंट रिस्क है। नंबर 2, जहां पर अकाउंटिंग एस्टिमेशन है, जहां पर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या है? हाई है। बराबर है कि नहीं है? एंड तीसरा, ऑल सिग्निफिकेंट इवेंट्स विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर, विच हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। तो ये बोल रहा है हो सकता है कोई मैटर कैम के अंदर ये डिटरमाइनिंग के डेफिनेशन में नहीं आता है। ढंग से देखना वापस से, देयर मे बी अ मैटर दैट इज नॉट डिटरमाइंड टू बी अ की ऑडिट मैटर एज पर 70। वर्ड क्या है? डिटरमाइंड। और उन्होंने बताया भी है डिटरमाइन करने के 3 इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस क्या है। बराबर है कि नहीं है? एग्जाम्पल देखो, बिकॉज इट डिड नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स अटेंशन। अब ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है यहां पे। ये क्या बोलता है? सब्सिक्वेंट इवेंट है, डिस्क्लोज किया, ऑडिटर को लगता है ये सब्सिक्वेंट इवेंट है इंपॉर्टेंट, डिस्क्लोजर दिया है, पर मुझे इस पे इतना एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है कि इसको मैं कैम में इंक्लूड करूं। सी, सब्सिक्वेंट इवेंट इज अ इवेंट विच इज टेकिंग प्लेस आफ्टर बैलेंस शीट डेट। मैनेजमेंट में बिलीव इसका अकाउंटिंग करना है कि नहीं करना है, एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है, उनका डिसीजन है, नॉन एडजस्टिंग है, सिर्फ डिस्क्लोजर आ गया। अब जब सिर्फ डिस्क्लोजर ही आया है, एडजस्टिंग हुआ ही नहीं है, तो ऑडिटर क्या लगता है? बस डिस्क्लोजर ठीक होना चाहिए ना। एक बार डिस्क्लोजर देखा, मेरे को लगा डिस्क्लोजर इज अप्रोप्रिएट। एग्जांपल सोचो ना, आपका कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का इवेंट्स, यू अक्वायर अ एंटिटी आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यू ओनली मेक अ डिस्क्लोजर। अब आपको बुक्स में कंसोलिडेशन में आता ही नहीं है, वो सिर्फ किधर आता है? डिस्क्लोजर के अंदर आता है। सिर्फ डिस्क्लोजर में तो मुझे क्या लगेगा, डिस्क्लोजर रेलेवेंट है क्या? मैंने डिस्क्लोजर देखा तो यहां पर डिटेल में काम करने का जरूरत ही नहीं है ना। और क्योंकि द रिक्वायरमेंट ऑफ AS/Ind AS इज ऑल्सो लिमिटेड, तो इफ द रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड आई विल सी द डिस्क्लोजर एंड आई विल से माई जॉब इज डन। तो मेरे को क्या लगेगा, ये वैसे यूजर के लिए सिग्निफिकेंट है पर मेरे ऑडिट में इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। मेरे को लगता है इतना सिग्निफिकेंट है ही नहीं, आई डोंट वांट टू इंक्लूड अंडर कैम। तो ये बोलता है हो सकता है कैम में नहीं आएगा, बट ये मैटर तेरे ऑडिट में इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट यूजर के लिए तो अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। देख क्या बोलता है ढंग से, बट इन ऑडिटर्स जजमेंट इट इज स्टिल फंडामेंटल फॉर द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जांपल दिख रहा है क्या? सब्सिक्वेंट इवेंट। इसीलिए ये मैटर कहां पर आना चाहिए? EOM में आना चाहिए, शायद कैम में इसलिए नहीं आता क्योंकि ऑडिटर को सिग्निफिकेंट नहीं लगता। तो ये क्या बोल रहा है, कभी कभी ऐसा होगा अगर सिर्फ ऑडिटर के जजमेंट पे छोड़ दिया तो बोलेगा ये मैटर कैम में तो फिट नहीं होता है। तो EOM होना चाहिए जो एटलीस्ट इंश्योर करेगा कि वो इंपॉर्टेंट मैटर हाईलाइट होके यूजर तक पहुंचे। उसका एकमात्र क्लासिक एग्जांपल सब्सिक्वेंट इवेंट है जो उन्होंने खुद लिख करके दिया है, इसके अलावा कोई और एग्जांपल नहीं दिया है। आर्ग्यूमेंट का एग्जांपल एक और दे सकता हूं जहां पे आर्ग्यूमेंट होगा, पेंडिंग लिटिगेशन। EOM में आएगा कि कैम में आएगा? दोनों में आ सकता है। अगर आप एग्जांपल्स ऑफ EOM देखोगे तो पेंडिंग लिटिगेशन था। Read the examples of EOM. चेक करो 706 में, read the examples of EOM. पेंडिंग लिटिगेशन है क्या? चेक करो वहां पे है, सब्सिक्वेंट इवेंट भी है वहां पे। अब सब्सिक्वेंट इवेंट तो स्पेसिफिकली बोला EOM में ही आता है, तो ये तो क्लियर है।
पेंडिंग लिटिगेशन तो कैम में भी आ सकता है। क्यों आ सकता है? पेंडिंग लिटिगेशन अल्टीमेटली क्या होने वाला है, कोई ना कोई प्रोविजन बनाना पड़ेगा मेजोरिटी लिटिगेशंस के अगेंस्ट में। प्रोविजन आएगा मतलब अकाउंटिंग एस्टिमेट आएगा, एंड यहां पर अकाउंटिंग एस्टिमेट विद हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी आएगा, तो ये कैम के अंदर भी फिट हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। रादर कॉमन प्रैक्टिस है, पेंडिंग लिटिगेशंस आजकल कैम में आते हैं। और कहाँ नहीं आते हैं? ईओएम में नहीं आते। ईओएम में बचा मेरे पास में लिटरली दो ही चीज है, मेजर कैटास्ट्रॉफी और नेचुरल कैलामिटी लाइक कोविड। दूसरा चीज सब्सिक्वेंट इवेंट, अगर आप मुझे पूछोगे। इसके अलावा ईओएम का रेलेवेंस ही कम हो गया है, अब आपको मोस्टली कैम ही देखने को मिलेगा, ईओएम बहुत कम देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन की ऑडिट मैटर पैराग्राफ एंड एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एंड लास्ट पॉइंट पढ़िए जरा। If the auditor considers it is necessary to draw users attention कोई भी मैटर के रिगार्डिंग, will I include that matter under EOM paragraph? Yes, this is as per SA 706। मतलब सर बॉटम लाइन पूरे टेबल में इतने कहानी में काम की चीज क्या थी? एक सब्सिक्वेंट इवेंट, जहां पर ऑडिटर को लगता है कैम में नहीं आना चाहिए, फिर भी ये यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कहां इंक्लूड कर देंगे उसको? आप EOM में इंक्लूड कर देंगे। इज दिस क्लियर टू यू? पक्का? बाकी पूरा टेबल कहां से कॉपी पेस्ट किया है? 706 खत्म होता है, उसके लास्ट में एक्सप्लेनेटरी मटेरियल है, यही सेम हेडिंग है, रिलेशनशिप बिटवीन ईओएम एंड कैम। वर्ड बाय वर्ड यही पॉइंट्स है, उन्होंने मस्त उठा करके लिखा हुआ है। इज दिस क्लियर टू यू? नोटबुक में जाओ, कितना पॉइंट लिखा आपने? पॉइंट नंबर 6 एक पॉइंट लिख लो लास्ट, खुद से लिखो। क्या लिखोगे? कि भाई एक ऐसा मैटर है जो ऑडिटर शायद डिटरमाइन नहीं करेगा टू इंक्लूड अंडर कैम, बट स्टिल फंडामेंटल होगा फॉर माई यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो ये मैटर कहां पर आना चाहिए? ईओएम में आना चाहिए। मतलब मेरे को सिर्फ यही पैराग्राफ चाहिए आपसे, ओनली दिस पैराग्राफ, ओनली दिस पैराग्राफ। पढ़ो और लिखो खुद से। दिस कैन बिकम अ एमसीक्यू। फाइव सिक्सटी भी बोलता है, उससे ज्यादा एक्सप्लिसिटली 701 706 खुद ही बोलता है कि सब्सिक्वेंट इवेंट ईओएम में ही आएगा, क्लियरली बोलता है। ये ऐसे में मतलब क्लियरली विद ये जो वर्ड है ना, वर्ड बाय वर्ड, मैं तुमको अभी मैच करा दूंगा, वर्ड बाय वर्ड लिखा हुआ है ऐसे में, मैं दिखाता हूँ। जस्ट कॉपी दिस एटलीस्ट, पढ़ लो एक बार तुम, फिर तुम तुम्हारे हिसाब से लिखो, मैं तुमको वो दिखाता हूँ बेरे से। तो आएगा ही नहीं शायद, एडजस्टिंग होगा, मैंने डिस्क्लोजर दिया ही नहीं, उसका एडजस्टमेंट ही कर दिया, खत्म हो गया बात ही। इफ नो एडिशनल डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, ईओएम में आने के लिए उसका डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट्स होना जरूरी है। ओनली इफ देयर इज अ डिस्क्लोजर आई विल इंक्लूड, अदरवाइज नॉट। नहीं ऐसा नहीं, कैम आता ही नहीं है, रिपोर्ट में नहीं आता है। नॉर्मली लिस्टेड कंपनीज में कैम हेडिंग आएगा और फिर लिखेंगे दैट कैम क्या है वगैरह वगैरह जो भी है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट वी हैव नॉट कम अक्रॉस एनी मैटर विच इज रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड अंडर कैम, ऐसा लाइन आएगा। हाँ डाल सकते हैं ना, वॉलंटरी क्यों नहीं डाल सकते हो, कौन मना करने वाला है? कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट करना उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर पता है क्यों नहीं लिखते? क्योंकि फिर लिखना पड़ता है ना मैंने क्या प्रोसीजर लिखा है। द बिगेस्ट चैलेंज इज, वो कैम को पोस्टपोन करने का प्रॉब्लम एक ही था कि अब ऑडिटर का प्रोसीजर पब्लिकली आएगा। उनको आसान लग रहा है वो, ट्रस्ट में ही। साइन करने वाले को पूछो कितना डर लगता है उसको, क्योंकि मैं जो लिख रहा है वो मैंने एज इट इज लगाना चाहिए और वो सही प्रोसीजर होना चाहिए। लेट मी फाइंड 706, ये 315 है। फाइव
706 EOM and OM पैराग्राफ, रिवाइज्ड वर्जन नहीं है, आफ्टर कैम। पहले तो ये लाइन चेक कर लो एक बार, EOM पैराग्राफ इन द ऑडिट रिपोर्ट। पॉइंट नंबर 8 में देखो A एंड B सेम चीज लिखा था, प्रोवाइडेड अगर ये मैटर 705 में आएगा तो EOM में नहीं आएगा, और व्हेन 701 अप्लाइज preference will be given to 701, remember, and after that we think about if nothing falls under 701 and if it doesn't fall under 705 also तो किधर आएगा, EOM में आएगा। बराबर है, बराबर है। नीचे आओ, application and other explanatory material, read number 1, relationship between EOM and CAM। पढ़ो जरा, ऐसा लग रहा है कि यहीं से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके मस्त टेबल बनाया। नहीं डालना चाहिए, एक्चुअली सही प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? इट्स मोर लाइक अ डुप्लीकेशन ऑफ मैटर इन माय ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है तेरा, ये मैटर इंपॉर्टेंट है, मेरे यूजर ने पढ़ना चाहिए, बराबर है कि नहीं है? दोनों में से किधर भी इंक्लूड करो क्या फर्क पड़ता है आइडियली, बराबर है, बराबर है। इसीलिए प्रायोरिटी किसको देने का है, कैम को। कैम में क्या बोला तेरे को लगता है, तेरे डाउट सेम डाउट था उसका, सेम डाउट उसने क्या बोला था, इधर देख वापस देख, A2 पढ़, रीड A2, matters that are determined to be CAM in accordance with 701 may also be in the auditor's judgment fundamental to the user's understanding। तो मैं इसको हाईलाइट करना चाहूंगा, तो देख क्या बोलता है, तो ऑडिटर उसको फर्दर अटेंशन ड्रॉ कर सकता है टू इट्स रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो वो क्या कर सकता है, देखिए एग्जांपल में, कैन इंक्लूड दिस एज द फर्स्ट मैटर। गायब हो गया, बाहर लेके आने दो मेरे को। एडवांस्ड ऑडिटिंग, वन सेकेंड, देखो 706 में आ गए। रिलेशनशिप बिटवीन EOM एंड CAM, ये वाला पैराग्राफ ढंग से देखना। अगर मुझे लग रहा है कोई मैटर को CAM में इंक्लूड करना है एज पर 701, but at the same time I also believe it is also fundamental for my users understanding of financial statement, so जब मैं CAM में मैटर इंक्लूड कर रहा हूं, I may wish to highlight or draw further attention to its importance। तो तू बोल रही है इतने मैटर से तो कैसे उस मैटर पे अटेंशन दो, तो वो खुद तेरे को गाइडेंस दे रहा है, एक काम करो, the auditor may do so by presenting the matter more prominently than other matters। more prominently मतलब जब मैं कोई मैटर्स को देखूं वो मेरे को पहले दिख जाना चाहिए। वो कैसे दिख जाएगा, उसने एक तरीका दिया है, जब तू बोल सकती है कि ये फर्स्ट मैटर है, और by including additional information in the description of key audit matter। जब तू की ऑडिट मैटर हेडिंग लिख रही है ना, वहीं पर बोल दे आउट ऑफ ऑल द मैटर्स द फर्स्ट मैटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, जो आपने पढ़ना ही चाहिए। तो मतलब मेरे को पावर दिया है, कैम में भी मैं उन मैटर्स में से किसी एक मैटर को और प्रोमिनेंटली हाईलाइट कर सकता हूं, अगर तू चाहती है वो मेरे इन मैटर्स में से खो ना जाए आइडियली। क्योंकि तुझे लगता है कैम में आना चाहिए, जहां तेरा ऑडिट प्रोसीजर भी आना चाहिए, तो कैम में ही लिख, EOM में मत लिख, बट कैम के अंदर भी उसको हाईलाइट कर सकती है। इतना समझ में आया क्या? अब अगर वो बोलता है कोई मैटर कैम में फिट ही नहीं होता है, उसका क्लासिक एग्जांपल क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट। चेक करो, यही देखें, देखो यही लाइन पढ़ा है तुमको, देयर मे बी मैटर्स दैट इज नॉट डिटरमाइंड टू बी अ कैम बट स्टिल इट इज फंडामेंटल टू माई यूजर्स। क्योंकि मेरे को सिग्निफिकेंट नहीं लगा ऑडिट के अंदर, मेरे को लगा डिस्क्लोजर ही तो है, बट मेरे यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है। कैन आई स्टिल इंक्लूड दिस मैटर? यस। एग्जांपल क्या है, सब्सिक्वेंट इवेंट। तो मेरे को ये मैटर कहां इंक्लूड करना पड़ेगा,
EOM पैराग्राफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये वही उन्होंने बेसिकली जो टेबल बनाया है ना, वो इधर से ही उठा करके बनाया, आपको बस ये बताने का ट्राई कर रहा हूं। और एक्चुअली में FYI, जब कैम आया 1 साल के लिए पहले पोस्टपोन हुआ, जब मेंबर्स के सेमिनार होने शुरू हुए, उस सेमिनार में जो आपको मैंने आज पूरे दिन में पढ़ाया है ना, वही पढ़ाया है। समझ रहे हो मेरे बात, हर एक चीज डिटेल में। और आपको ये भी बोलता हूं कि मेरे पास में ओरिजिनली सिंपल तरीका होता है एज ए टीचर, जब कोई नई चीज आती है, अब आपको भी कहीं ना कहीं से गाइडेंस तो निकालना पड़ेगा। विदाउट द गाइडेंस आई कैन नॉट जस्ट से माई इंटरप्रिटेशन रैंडमली इन द क्लास। मेरा इंटरप्रिटेशन मेरे सबसे सही भी होगा, पर रियलिटी में तो गलत भी हो सकता है ना यार, सब्जेक्टिव चीज है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वो 1 साल के लिए पोस्टपोन हुआ, पर मैंने तो कैंप तब पढ़ा दिया था क्योंकि मेरे को लगा नया स्टैंडर्ड आ गया है। ये 2017 में आ गया था। समझ लो मेरे बात, एप्लीकेबिलिटी 2020 की रिपोर्ट से मिलेंगे आपको। पर 2.5 साल तक कैंप था, पर पोस्टपोन हो गया था, बट प्रिंटेड तो था कम से कम। और ICAI ने गलती भी किया था, उन्होंने आपके सिलेबस में इंक्लूड कर दिया, जबकि रियलिटी में 1 साल तक एप्लीकेशन नहीं आया। समझ रहे हो क्या मेरे बात? अब टीचर थोड़ी बोल सकता कि एप्लीकेशन नहीं हुआ तो पूछेंगे नहीं, मेरे को तो पढ़ाना पड़ेगा ना। तो मैंने क्या किया, सिंपल एक कंपनी का रिपोर्ट निकाला। उस जमाने में आई वॉज स्टक इन टाटा मोटर्स। समझ रहे हो मेरे बात, आपको जिंदगी में अपने आसपास चीजें मिल जाती है। अब टाटा मोटर्स की एंटिटी है JLR। JLR मतलब यूरोपियन एंटिटी, बराबर है कि नहीं है? इंडिया में एसएस कहां से आते हैं? आईसा से आते हैं। तो 701 ऑलरेडी आईसा में आ चुका था, वहां पर ऑलरेडी एप्लीकेबिलिटी आ चुकी थी। तो सिंपल है, कोई भी एक यूरोपियन एंटिटी का ऑडिट रिपोर्ट निकाल लो, तेरे को की ऑडिट मैटर मिल जाएगा। और ऐसा कंपनी का रिपोर्ट निकाल विच इज कनेक्टेड टू इंडियन कंपनी, ताकि तू समझ तो पाए वो लिख क्या रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सी रैंडमली रिपोर्ट ओपन करना अच्छा चीज है, पर समझना तो चाहिए ना उसने क्या लिखा है। सो इफ आई बिलीव आई न्यू समथिंग अबाउट टाटा मोटर्स, लेट्स ओपन द रिपोर्ट ऑफ JLR, व्हाट दे से इन JLR, बिकॉज ऑब्वियसली उसके मैटर से इधर आएंगे इवेंचुअली। वही आने शुरू हो गए। JLR का रिपोर्ट निकालो, उस पर कैम 2018-19 में भी था। अब वो की ऑडिट मैटर सेम देखने को मिल जाएगा। हमने परफेक्ट में से कॉपी पेस्ट किया है। अरे पहले साल जब लिस्टेड कंपनीज के लिए कैम बना रहे थे, तो उन्होंने यूरोपियन एंटिटीज के रिपोर्ट से निकाल के रखे थे। उनको गाइडेंस कहां से मिलेगा? ऑब्वियसली, मतलब एक्सपेक्टेशन है कि बिग फोर के पार्टनर्स जाकर के सेमिनार्स देंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। उनको भी कहीं ना कहीं से तो उठाना पड़ेगा ना यार, देयर हैज टू बी सम अप्रोच, राइट? तो इट इज गाइडेंस फ्रॉम आईसास। आईसा का जो बेस्ड रिपोर्ट था उन्होंने पिक किया और उठा लिया, सिंपल चीज। तो मैंने स्टार्टिंग से पहले साल प्रिंट आउट JLR का निकाल करके ऑडिट रिपोर्ट डाल दिया अपने ऐसे मॉड्यूल के अंदर। फिर बाद में अपने कंपनीज आगे तो JLR की जरूरत नहीं, हटा दिया उसको, सिंपल चीज। समझ में आया क्या? आगे भी नए स्टैंडर्ड्स आएंगे, सिंपल फंडा रहेगा, आईसास पहले आएगा। समझ रहे हो मेरा बात? हम उधर से ही कॉपी करते हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड समझ में ना आए तो यूरोपियन एंटिटी उठाने का, मैं तुमको डायरेक्टली ट्रिक बता रहा है, सिंपल। उसके ऑडिट रिपोर्ट निकालने का, उसमें तुमको बढ़िया कंटेंट मिलेगा। एंड ट्रस्ट मी, वहां पर लैंग्वेज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है। आई एम नॉट सेइंग हमारा लैंग्वेज अच्छा नहीं है इधर का, इधर भी बहुत इंप्रूवमेंट है, बट वहां लैंग्वेज पे बहुत फोकस है, बिकॉज वहां पे लोग बहुत जल्दी केस फाइल करते हैं। जेन्युइनली बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी। आपको मालूम रहेगा US एंड यूरोप आर फेमस। अगर तुमने कुछ भी ऐसा सब्जेक्टिव चीज लिख दिया जिसकी वजह से मेरा लॉस हो गया, मतलब देयर आर स्ट्रीम ऑफ लॉयर्स जिनका काम ही है, वो ढूंढ करके बताएंगे कि तेरे को क्यों पैसा मिलना चाहिए। दे विल फाइंड दिस आउट। मेरे साथ ये सिचुएशन हुआ, बाकी फिगर आउट वो केस वो खुद बना लेगा पूरा का पूरा। इट्स अ वेरी डेंजरस एरिया। हमारा IFC अब आया है, मैं तुमको बता रहा हूं, SOX 2000 में आ गया था, सर्बेंस ऑक्सली एक्ट। कोई भी कंसल्टेंट को पूछोगे ना US वाले को, उसको रोटेशन कॉन्सेप्ट मालूम है, उसको IFC मालूम है। जबकि हमारे कंट्री में प्रीडोमिनेंटली इसके बारे में 2013 का जो एक्ट आया उसके बाद में बात करना शुरू किया है। आई एम सेइंग समथिंग विच एग्जिस्टेड 15 ईयर्स बैक ऑल्सो। सो हमने रेफरेंस के लिए कहां से कंटेंट उठाना ये पता होना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ अलग नहीं लिखते, डरो मत। तो अब तुम जाकर के कोई भी कैंप का सेमिनार वगैरह अटेंड कर सकते हो और फुल टाइम बाद ले भी सकते हो। Is this clear to you? This marks the end of 701. 700, 701, 705, 706, 4 स्टैंडर्ड पे डिस्कशन हो गया है। एक 5 मिनट देता हूँ, नोटबुक में मस्त गो थ्रू कर लो, कोई डाउट लग रहा है कहीं पे पूछ लो आराम से। उसके बाद में नया शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग पे ही कुछ और डिस्कशन करना है, वी विल स्टार्ट दैट। ये पहली बोल रहा हूं, ओवरव्यू था यार। देखो आपको 315 नहीं आता तो 701 जितना समझाओगा अच्छा है। कुछ चीजें ऑब्वियसली अभी भी 315 के बाद समझ में आएगी। 705 में बेसिक अंडरस्टैंडिंग आया होगा, मटेरियलिटी आगे पढ़ाऊंगा, बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगा। पर ये मेरा एक इंट्रोडक्शन टू ऑडिट रिपोर्ट जो था ना, वो खत्म होता है यहाँ पे आइडियली। एक बार गो थ्रू कर लीजिए, डाउट है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बराबर है।
यू आर ट्राइंग टू से दैट मैंने एक मैटर पे मॉडिफिकेशन दिया है, लेट्स से क्वालिफिकेशन दिया है, तो रीजन फॉर क्वालिफिकेशन तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन में आ जाएगा. यू वांट दैट योर यूजर शुड आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट प्रोसीजर्स आई हैव अप्लाइड. देख, एक्सप्लिसिटली ऐसे मना नहीं करता है. ऐसे क्या बोलता है? एनी मैटर विच वॉज सिग्निफिकेंट इन योर ऑडिट. अब नॉर्मली जब मैं किसी चीज में मॉडिफिकेशन देता हूं, वो मैटर भी तो कम्युनिकेट करता हूं टीसीडब्ल्यूसी को, तो मैं उस मैटर को इंक्लूड कर सकता हूं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए. मैंने लेट्स से एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है, उसके रिगार्डिंग तेरा जजमेंट अलग था, मैनेजमेंट का जजमेंट अलग था, डिफरेंस इन जजमेंट है, इसलिए हमने मॉडिफिकेशन दिया. मॉडिफिकेशन में बोल दिया कि भाई ये 2 करोड़ या 4 करोड़ का डिफरेंस है, इसलिए हमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है. बट कैन आई इंक्लूड दिस अकाउंटिंग एस्टिमेट अंडर कैम? यस आई कैन. देयर इज नो सेइंग कि तेरे को मना कर रहा है कोई चीज. बट जनरली क्या होता है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में हम बहुत एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स का रेफरेंस दे सकते हैं, तो हम ऐसा करते नहीं है. बट क्या ऐसा हम कर सकते हैं? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. कोई भी ऐसे में ऐसा नहीं बोला मत करो स्पेसिफिकली कैम के रिगार्डिंग, क्योंकि कैम नया स्टैंडर्ड आया है. बट ऐसा उल्टा बोला है, तुम किसी मैटर को कैम में लिखो, इसका मतलब मॉडिफिकेशन ना दो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तुम किसी मैटर को ईओएम में लिखो और मॉडिफिकेशन ना दो, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. मतलब 705 कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड. 705 तो आना ही चाहिए. डू यू वांट टू इंक्लूड दिस इन कैम? योर चॉइस आइडियली, बट द लैंग्वेज शुड बी सच वेयर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैटर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन हैज ऑलरेडी कम इन अ सेपरेट पैराग्राफ आइडियली. ऐसा हो सकता है. रादर आपको एक बात बोलता हूं, आगे 710 में एक सिचुएशन आएगा. लास्ट ईयर मैंने ऑडिट किया, एक सिचुएशन आएगा, सुनना 1 मिनट के लिए. प्रीवियस ईयर में मैंने ऑडिट किया, मैंने दिया क्वालिफाइड ओपिनियन. करंट ईयर में मैं ही ऑडिटर हूं, ये सेम गलती कंटिन्यू हो रही है. कैन आई स्टिल गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन? यस. इस बार ना मैं मेरे बेसिस पैराग्राफ में, याद है कि बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ, उस पैराग्राफ में बोलूंगा ये गलती मुझे लास्ट ईयर भी मिली थी. जिस गलती पे मैंने कौन सा ओपिनियन दिया था? मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था. ये गलती अभी तक कंटिन्यू हो रही है, इसलिए मैं करंट ईयर में भी क्या दे रहा हूं? मॉडिफाइड. तो मतलब मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन इंक्लूड करता हूं, 100% इंक्लूड करता हूं. इट्स जस्ट दैट मैं सोचता हूं किस तरीके से कहां करना चाहिए, बहुत सब्जेक्टिव होता है. अब ये कुछ कुछ सिचुएशंस को एसेज में एड्रेस कर दिया है, उन्होंने बोल दिया ये जो सिचुएशन आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसे में है. लेट मी शो यू एन एग्जांपल. स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं बस डिस्कशन करने के लिए फॉर 2 मिनट्स, ताकि आपको एक डाउट क्लियर हो जाएगा. ये आपके 710 में आएगा. एक मिनट, एग्जांपल था मेरे पास में, इट्स नॉट हियर. देखो, सिर्फ एक एग्जांपल है, सिर्फ एग्जांपल फोकस करना. एज डिस्कस इन नोट नंबर एक्स, no depreciation has been provided in the financial statement, which is a departure from accounting standard. And obviously पुराने एक्ट का रेफरेंस दिया, नया एक्ट का रेफरेंस आएगा. This is result of a decision taken by management at the start of preceding financial year, जिसकी वजह से हमने क्या किया? हमारा ओपिनियन क्वालिफाई किया. बराबर है कि नहीं है? अभी तक ये गलती कंटिन्यू हो रही है, तो अगर मैं मेथड लगाऊं, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट वगैरह रहेगा, वॉट एवर इट इज, गलती करंट ईयर में भी, ये 2010 का गलती का इंपैक्ट था, ये 2011 की गलती का इंपैक्ट है. और क्या अभी भी मैं करंट ईयर में इस पे क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं? यस. मतलब इस बार मैं बेसिस पैराग्राफ में ये भी बताऊंगा कि ये गलती प्रीवियस ईयर में भी मिल गई थी, और गलती के ऊपर हमने प्रीवियस ईयर में भी मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था. सेम गलती अभी तक कंटिन्यू हो रही है. प्रीवियस ईयर में उसका क्वांटिफाई करके इंपैक्ट कितना था, करंट ईयर में क्वांटिफाइड इंपैक्ट कितना है. मतलब एक्चुअली बेसिस पैराग्राफ जो है ना, काफी डिटेल में हो सकता है. तो जनरली हम यहां पर ही हर सिचुएशन को लिखने का ट्राई करेंगे. अगर तेरे को लगता है नहीं यहां पे एड्रेस होता ही नहीं है वो, आई वॉन्ट टू राइट माई एंटायर प्रोसीजर, राइट दैट इन कैम, बट क्वालिफिकेशन शुड कम हियर एंड द मेन रीजन शुड कम हियर. आइडियली दैट शुड बी द अप्रोच. Okay. Okay.
पर इम्पैक्ट कितना है पेंडिंग लिटिगेशन का? हाँ, सिग्निफिकेंट है तो दोनों के केस में आना चाहिए 100%, कोई डाउट वाला बात नहीं है, क्योंकि सिंपल है, दोनों लिस्टेड कंपनीज है, दोनों के यूजर्स अलग अलग है, एक के अंदर लिखना दूसरे को कैसे पता चलेगा गारंटी? एंड पीपल डोंट इवन नो व्हेन देयर आर जेवीज, दूसरी एंटिटी है कौन सी? बहुत सारे केस में अब यार मेरे को अगर एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मेरे को उधर ही फोकस रहेगा बहुत सारे लोगों के लिए, तो फ्रॉम अ लेमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू उनका पब्लिक इंटरेस्ट देखते हुए दोनों के केस में आना ही चाहिए 100%। और लिस्टेड कंपनी से तो छोड़ना ही नहीं चाहिए इफ यू आस्क मी। अगर प्राइवेट लिमिटेड है एक बार फिर भी इग्नोर हो जाएगा, आई टेल यू, बिकॉज द रीजन इज वो क्या बोलेगा, ये लिटिगेशन एक जेवी के नाम पे है, समझ रहे हो मेरा बात, हम पे कितना इंपैक्ट आएगा, कितना हमारे बैलेंस शीट को हिट आने वाला है, सब कुछ सब्जेक्टिव है। बट लिस्टेड कंपनी के केस में ये नॉन कंप्लायंस हो जाएगा ऑडिटर के लिए, कि ऑडिटर ने सेबी के एलओडीआर के हिसाब से वो सब रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स देने चाहिए कंपनी के साथ साथ में जो मेरे यूजर्स के लिए रिलेवेंट है, ऑडिटर को देना पड़ेगा इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारे केस में होता है। एक एंटिटी थर्मैक्स सीमेंट खुद नहीं बनाता है, उनका सीमेंट बनाने के लिए एक प्राइवेट एंटिटी होती है, थर्ड पार्टी से जेवी साइन किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान बेस्ड एक कंपनी है वंडर सीमेंट, समझ रहे हो, थर्मैक्स का उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि सीमेंट का सारा काम वो करता है। व्हाट इफ देयर इज अ पेंडिंग लिटिगेशन विद द वंडर सीमेंट व्हिच इंपैक्ट्स माय डे टू डे ऑपरेशन एट थर्मैक्स? यू गेट माय पॉइंट? थर्मैक्स इज अ वेरी फेमस लिस्टेड कंपनी जिसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्पोरेट, ईवाई पुणे साइन करता है, समझ रहे हो? तो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो हम एड्रेस करते हैं। इट्स अबाउट द मैनेजमेंट ऑल्सो, मतलब जनरली मैनेजमेंट कितना प्रोएक्टिव है, ऑडिटर ने तो करना ही चाहिए, रादर मैनेजमेंट खुद ही नोट्स को डिस्क्लोजर दे देगा तो मेरे को पूछेगी तो, इफ समवन इज वेरी प्रोएक्टिव आइडियली। और बोलो। ओके मतलब मैंने एक फॉरेन एंटिटी फॉर्म करने के लिए पैसा खर्च किया है। हम्म हम्म नहीं, तूने अगर खर्चा किया है तो क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? डिस्क्लोजर दे सकता है नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर कि भाई इस साल के अंदर एक एक्सपेंसेस में जो मेजर वेरिएंस आया है, दैट वेरिएंस इज ऑन अकाउंट ऑफ दिस आइडियली, ये मेरे नोट्स अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आएगा और ऑडिटर्स को ईओएम में डाल सकता है, क्यों नहीं डाल सकता ईओएम में? अभी कैम में अगर मेरे को लगता है ये अमाउंट इतना सिग्निफिकेंट है, देख तेरे को सिग्निफिकेंट लग रहा होगा बिकॉज उस एंटिटी में और कोई खर्चा ही नहीं होगा, समझ रहे? अब अगर इंडिया एंटिटी बहुत बड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फॉर एग्जांपल अभी आरआईएल है, उस केस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहा है मेरा बात? बट इफ इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड विच इज डूइंग दिस वेयर आई बिलीव माय एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम दिस एंटिटी ऑन बिहाफ ऑफ अ फॉरेन एंटिटी, दैट नंबर इज वेरी बिग इन माय पीएनएल डायरेक्टली, तो ऑब्वियसली मैं कैम में भी इंक्लूड कर सकता हूं। बट अगर मेरे को कैम में फिट नहीं होता है तो ईओ में तो आ ही सकता है ना, इफ कंपनी इज मेकिंग अ नोट्स टू अकाउंट्स डिस्क्लोजर, एब्सोल्युटली फाइन। नहीं अभी वो तू तो डिसाइड कर रहा है, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं है वो तू मुझे बताएगा तो पता चलेगा ना, मेरे हिसाब से ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकता है ना। हाँ कोई बात नहीं, तेरा अगर सब्सिक्वेंट इवेंट की अगर तू बेसिक डेफिनेशन में जाएगा, इफ द कंडीशन इज एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च और अगर मालूम है तूने खर्चा कर दिया वो एंटिटी बना ही रहा है तो वो एडजस्टिंग ही माना जाएगा, समझ रहा है क्या मेरा बात? तेरे बुक्स में आ ही जाना चाहिए, तो उसको इग्नोर नहीं कर सकता, तो उसको इग्नोर कर रहा है मतलब तू जानबूझ करके खर्चा पोस्टपोन कर रहा है। तो कंपनी को बोलना चाहिए तूने इस खर्चा इस साल में सब रिकग्नाइज कर लेना चाहिए, डिस्क्लोजर भी देना चाहिए बराबर से, यू कैन सी द नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्रीज बराबर है कि नहीं है, एंड डिस्क्लोजर देना चाहिए क्लियरली, क्योंकि अगर कोई ऐसा एंटिटी बाहर कर रहा है मतलब देयर इज अ इंटेंशन कि हम नया बिजनेस भी क्रिएट करेंगे ना उस एंटिटी के अंदर आइडियली, तो इंटेंशन शुड बी क्लियरली विजिबल। देखो जब ट्रांजैक्शंस आउटसाइड इंडिया होते हैं एक ही चीज मेन चीज देखा जाता है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड द ट्रांजैक्शन? इज द इंटेंशन लेजिटिमेटली बिजनेस को बढ़ाने का है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, एक्सेप्टेबल बात है, बट वो लेजिटिमेटली पैसा घुमाने का है तो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब तो ना वो यूबीए वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर, आपको पढ़ाएंगे 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर जे में रूल नंबर 11 में रिक्वायरमेंट आ गया है, अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर के जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो हमको चेक करने होते हैं, उसमें रिपोर्ट भी करना होता है, तो अब तो थोड़ी रिक्वायरमेंट्स ऑडिटर के लिए बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ने ही वाली है। तो देख सिंपल है, थंब रूल सिंपल है, क्या उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, बराबर से अकाउंटिंग किया है, एंड सर अगर अमाउंट सिग्निफिकेंट लगता है तूने मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट भी करना चाहिए, गिव ए
गुड डिस्क्लोजर, बिकॉज यूजर्स मे नॉट बी अवेयर ऑफ दिस कि इसका लॉजिक क्या है, और बिना डिस्क्लोजर के लोग उसको सस्पिशियस मानेंगे। तो तुम डिस्क्लोजर दोगे तो लोग सस्पिशन नहीं होंगे आइडियली, तो तुमको एक्सेप्टेबल रेस्पॉन्स मिल जाएगा यूजर से। नॉर्मली मैनेजमेंट ये बात मानेगा, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा है उसने मानना ही चाहिए ये चीज, और अगर मानेगा तो तू नॉर्मली उसको ईओ में इंक्लूड कर सकता है। बट तुझे लगता है नहीं ये ईओ में फिट नहीं होता है, ये कैम के अंदर आना चाहिए, बहुत सिग्निफिकेंट है, मेरे को टेस्टिंग में भी बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा, तो कैम में इंक्लूड कर। देख ये सब्जेक्टिव सिचुएशन है, ईओएम और कैम इज प्योरली गोइंग टू बी ऑन द ऑडिटर जजमेंट। द रूल इज क्लियर, इफ इट डजंट फॉल इन कैम इट कैन कम इन ईओएम if it is fundamental for my user's understanding of financial statement. Multiple subsidiaries. That we did not audit few subsidiaries. Mm-hmm. Is there a difference of opinion? You are trying to say you had difference of audit procedure. There is a better way to do it. Okay, it's possible. We should not disclose this at all. एक एग्जांपल समझो, सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी के अंदर पीपी चेक करने के लिए उस ऑडिट फर्म ने एक एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया होगा। अब पहली बात तो ये, अगर वो सेम सिस्टर कंसर्न हुआ ना, मतलब फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूसी है, तो ये पता चलेगा उसने किया क्या है, वरना तो रिपोर्ट ही आएगी ऑनेस्टली बता, और रिपोर्ट में कुछ पता चलने वाला नहीं है। तो अगर वो पीडब्ल्यू है तो पता चलेगा उन्होंने क्या प्रोसीजर लगाया। मुझे लगता है बेटर प्रोसीजर है, तो उनसे बात करने के बजाय मैं ग्लोबल चेक लगा सकता हूं। आई कैन अप्लाई अ मतलब एंटिटी लेवल एनालिटिकल प्रोसीजर, मुझे कंफर्ट आ गया, आई कैन इग्नोर, आई कैन जस्ट मेक अ बेटर डॉक्यूमेंटेशन, आई डोंट हैव टू रिपोर्ट इन माय ऑडिट रिपोर्ट दिस। जब क्या होता है, डिफरेंस आता है, उन्होंने जो करके दिया है और जो मेरे को लगता है डिफरेंस है, तो उस केस में मेरे लिए रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पहले मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखना पड़ेगा कि उनकी रिपोर्ट के हिसाब से मुझे ये लगा था, मेरा कंक्लूजन कुछ और आ रहा है, नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। एंड नंबर 2, इसका इंपैक्ट अगर 705 पे आता है तब तो सिचुएशन बदल जाएगी, तब मैं उसको एक इग्नोर्ड सब्सिडरी कंसीडर नहीं कर सकता, मेरे को डिटेल में चेक करना ही पड़ेगा, वो मेरे को स्कोप में कवर करना पड़ेगा कंपल्सरीली उस केस में। गुड, आर यू कंफर्टेबल? अब देखो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। 700 में जो कोर 4 स्टैंडर्ड्स थे, 700, 701, 705, 706 डिस्कस हो गया। इस चैप्टर में और क्या है हमारे पास डिस्कस करने के लिए? इफ आई गो टू दिस चैप्टर, वन सेकेंड, come to the overview of this chapter. ये चार डिस्कस हो गया। 710 ऑनेस्टली मैं चाहूंगा थोड़ा 510 के बाद डिस्कस हो, थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट आपको अगर पता चला तो 710 बेटर समझेगा। 720 बहुत ड्राई है, मतलब इट्स अबाउट अदर इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा उसके लिए ऑडिट कमिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, थोड़ा कंपनीज एक्ट वगैरह थोड़ा समझा तो अदर इंफॉर्मेशन वर्ड समझ में आएगा। तो दोनों को डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा एंड के अंदर जो कोर मेरे लिए रेलेवेंट एसेस थे, जो काम में सबसे ज्यादा आएंगे, वो डिस्कस किए मैंने। अब मेरे पास बचता है कारो एंड बचता है सेक्शन 143। एक्चुअली कारो पढ़ने से पहले तो 143 पढ़ना जरूरी है। एंड अब मेरे सबसे बड़ा डाउट क्या है, कारो में बहुत सारे सेक्शंस का रेफरेंस है आफ्टर 148, बराबर है? 177 नहीं, और बहुत सारे हैं, मतलब 149 भी है, 185, 186, 192, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। आप लोग 148 के आगे का लॉ पढ़ने वाले हो क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम तो एज सच है नहीं। यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट है, तुम्हारे लिए सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है, आई नो दैट, पर तुमने पढ़ना तो चाहिए, बराबर है कि नहीं है? उस पर आईसीआई ने कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक दिया नहीं है, बराबर है ना? तो वी विल गो टू कारो, बट लेट्स होप इन द मीन टाइम कुछ हो जाए। नहीं हुआ तो वो सेक्शंस मेरे को बताने पड़ेंगे आपको थोड़े बहुत, कोई ऑप्शन नहीं है। पर प्रॉब्लम क्या है, वो सेक्शंस अगर बढ़ाने के लिए गया ना मैं, जैसे 185, 186, वो इतने डिटेल में है, मतलब वो सेक्शंस के ऊपर 2-3 दिन लग जाएगा कम से कम, बेर मिनिमम। और प्रॉब्लम है उस पर क्वेश्चन ऑडिट में तो नहीं आएगा, पर वो कारो पे जरूर पूछेगा, मेरे को मालूम है। वो कारो का क्लॉज नंबर पूछ सकता है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सब पूछ सकता है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इट्स अ ग्रे एरिया जिसको हम अभी के लिए होल्ड पे रखेंगे। कुछ नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मैंने पढ़ाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस, डोंट वरी। मतलब मेरे को मालूम है ऐसा होने ही वाला है, क्या करेंगे मतलब अभी। बेटा 18 चैप्टर है
इतना लिखा है इन्होंने, रेगुलर बुक कम से कम 800 पेज की बनने वाली है, समझ रहे हैं मेरे बात? इम्पॉसिबल है मेरे ये सिलेबस खत्म करना, आई एम जस्ट ट्राइंग। तो अभी हम सबसे पहले मेरे को लगता है 143 एटलीस्ट जो स्पेसिफिक एक सेक्शन आपके सिलेबस में लिखा है, इधर मेरे को लगता है अब एक क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा। रीजन बिंग क्लियर है, अभी तक 138 से 148 इतने सेक्शन थे, 177 भी था, तो मेरे पास में ना मल्टीपल सेक्शंस में से ऑप्शन था किस पे क्वेश्चन पूछूं। अब है ही एक सेक्शन, मतलब आपके सिलेबस में कंपनीज एक्ट का सिर्फ 143 लिखा है, एंड ऑब्वियसली 143 पूरा डिटेल में लिखा है, सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 3, इट्स इन एक्सट्रीम एक्सट्रीम डिटेल, गाइडेंस नोट के रेफरेंसेस भी है, तो मैंने 143 डिटेल में पढ़ना ही चाहिए, बिकॉज मेरे को लगता है एमसीक्यू या एक 4 मार्क का क्वेश्चन इधर बनना ही चाहिए अब से आइडियली, मतलब if not every attempt, definitely every alternative attempt you should expect a question on 143, because now company audit and audit committee corporate governance वो चैप्टर ही निकाल दिया है ना, वो इंटरमीडिएट ऑडिट में है ना वो फाइनल ऑडिट पे, मतलब अब हमें 143 को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, एंड आई बिलीव 143 एकदम ओपन एंडेड है पूरा का पूरा, इसका रिलेशनशिप वैसे किसी और चीज से है नहीं। 143 पढ़ने के बाद में थोड़े एसेस बेटर समझ सकते हैं, ये जरूर है, तो हम 143 पे डिस्कशन शुरू करेंगे, थोड़ा लॉ वाला पार्ट आएगा, थोड़े सबसेक्शंस डिटेल में है, पेशेंस रखना, एक दो जगह पे सुबह सुबह नींद आ सकता है, यू नीड टू बी लिटिल बिट केयरफुल, वी शुड डिवोट गुड 2 days सो दैट वी कैन फिनिश एवरी सबसेक्शन ऑफ 143 इन डिटेल। एक दो चीजें जो नहीं भी है रेफरेंस के लिए बता दूंगा आपको, गवर्नमेंट ऑडिट के लिए काम में आता है, कुछ सबसेक्शंस वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए विल स्टार्ट विद सेक्शन 143। अब 143 में पहले एक ओवरव्यू देता हूं व्हाट 143 इज टुडे, कल हम एक एक सबसेक्शन को डिटेल में डिस्कस करना शुरू करेंगे। 143 क्या बोलता है? द नेम इज पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। क्या नाम है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर। थोड़ा बहुत अगर आपको इंटरमीडिएट में याद रहेगा, इसमें जो पहला सबसेक्शन है 143 सबसेक्शन 1, इसमें ना ड्यूटीज दी है, बट ड्यूटी के पहले ऑडिटर के कुछ राइट्स दिए हैं। क्या दिए हैं? ऑडिटर के कुछ राइट्स, एंड उसके बाद में शुरू होता है ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज। मतलब एक्चुअली में आपके सिलेबस में इतना ही लिखा है, ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज, बट 143(1) में पहले ऑडिटर के राइट्स हैं, उसके बाद में ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज है। तो ये ऑडिटर के राइट्स क्या क्या हैं, फटाफट से डिस्कशन करते हैं। आपको पता रहेगा राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड ऑब्वियसली अगर मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है तो मेरे पास में सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स जेवी जो भी रहेंगे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस भी होना चाहिए। दूसरा, राइट टू ऑब्टेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, जिसके बिना मैं ऑडिट कर नहीं पाऊंगा। कैन आई से ऑडिटर के पास में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए टू एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ताकि वो किसी से भी किसी भी तरीके का रेलेवेंट इंक्वायरी कर सकता है, एक्सप्लेनेशन मांग सकता है फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। तो राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। तीसरा, डू आई हैव अ राइट टू एक्चुअली रिपोर्ट टू द मेंबर्स। ये मेरा राइट भी है एंड ड्यूटी भी है कि भाई मैं मेंबर्स को रिपोर्ट बना के दे सकता हूं, और प्लस ड्यूटी बोलता है मैंने रिपोर्ट बना के देना चाहिए। तो ये दोनों चीजें सेम ही है, राइट में भी है एंड ड्यूटी में भी है। एक सेपरेट ड्यूटी भी है 143 सबसेक्शन 2 जो बोलता है ड्यूटी टू मेक द रिपोर्ट एंड साइन द रिपोर्ट। बराबर रिपोर्ट बनाना पड़ेगा एंड साइन करके देना पड़ेगा। तो सर, राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, right to obtain all the information and explanation which is required for the purpose of audit, right to report to the members, and चौथा आता है right to lien। याद है क्या वर्ड right to lien? याद है lien concept? anyone? lien मतलब चार्ज, इतना सुना है आइडियली? राइट टू लीन ये बोलता है टेक्निकली कि भाई एक एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ, ऑडिट कंप्लीट हुआ, ऑडिट के दौरान आपने कुछ लॉफुली बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन किए थे क्लाइंट के, समझ रहे हो, जिन पे तुम्हारा काम खत्म हो गया है, योर ऑडिट रिपोर्ट इज साइन बट योर फीस इज ड्यू, सामने वाले ने तुमको पेमेंट अभी तक नहीं किया है, तो तुम क्या उनके वर्किंग पेपर्स को, किसके? क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स को, वर्किंग पेपर्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिटेन कर सकते हो जब तक मुझे मेरा फीस नहीं मिलता है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू लीन, बट देयर इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो देने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको क्लाइंट प्रीमाइसेस के बाद लेके जाने देगा नहीं, देखने देगा, बोलेगा जेरोक्स कॉपी लेके जा।
तो राइट टू लीन आज लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट था दैट एक्चुअली में फिजिकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हुआ करते थे, और तब ऐसा भी बोलते थे ऑल्दो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट द हेड ऑफिस, बट एक्चुअली में ऑडिट की प्रीमाइसेस के ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रजिस्टर्स लेके जाया करते थे और ऑडिट परफॉर्म किया करते थे। ये बहुत पुरानी बात हो गई। आज की तारीख में सब कुछ आपके पास में एक सिस्टम के थ्रू रहेगा, आपको सिस्टम का एक्सेस मिलेगा, बट अल्टीमेटली वो सिस्टम का एक्सेस भी क्लाइंट ने आपको दिया है, वो कभी भी डीएक्टिवेट कर सकता है, बराबर है कि नहीं? तो मैं राइट टू लीन लगा ही नहीं सकता हूं। हालांकि एक क्वेश्चन आईसीआई ने पूछा, कैन आई अप्लाई राइट टू लीन ऑन माई वर्किंग पेपर्स, ऐसे 230 डॉक्यूमेंटेशन जो होता है ना, कैन आई अप्लाई राइट टू लीन ऑन माई वर्किंग पेपर्स? नो, वर्किंग पेपर्स मेरी खुद की प्रॉपर्टी होते हैं, उसके ऊपर लीन कॉन्सेप्ट नहीं लगाया जा सकता है। पर आईसीआई ऐसे क्वेश्चन पूछ के बच्चे को परेशान करना चाहता है, वो कंफ्यूज हो जाए, चाहता क्या है आईसीआई। ध्यान रखना मेरा बात, वर्किंग पेपर्स आपकी खुद की प्रॉपर्टी है। आप बोलोगे मैं इनका आपको एक्सेस नहीं दूंगा, वो बोलेगा ओके, डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राइट टू लीन का कोई फायदा नहीं है। तो ऑडिटर के वर्किंग पेपर्स के केस में ये रेलेवेंट नहीं है। दिस इज ओनली रेलेवेंट व्हेन आई ऑब्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ये बेसिक से मेरे राइट्स थे। कल हम डिटेल में डिस्कशन शुरू करेंगे ड्यूटी के ऊपर। मतलब सर 143 में कुछ इंक्वायरीज करने वाली ड्यूटीज आएगी, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करके साइन करने का ड्यूटी आएगा। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिपोर्टिंग ऑन प्रिंसिपल असर्शंस, 143 सबसेक्शन 3, वो वाला पार्ट भी डिटेल के अंदर आएगा। फिर वो बताएगा जब आप कोई भी मॉडिफिकेशन देते हैं क्यों रीजन देना जरूरी है मॉडिफिकेशन का, ये आपको बात बोलेगा। फिर वो बोलेगा रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड बाय एन ऑडिटर, याद है क्या? सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को रिपोर्ट करना पड़ता है इफ द अमाउंट ऑफ फ्रॉड इज इंडिविजुअली 1 करोड़ और मोर। पूरा क्या प्रोसीजर है पढ़ाएंगे 143 सबसेक्शन 12 के अंदर। तो ऐसे कुछ सबसेक्शंस उन्होंने 143 के निकाल के आपके सिलेबस में रखे हैं। जो नहीं है उनका बस एक ओवरव्यू आपको दूंगा, जो है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड एक बात बोलता हूं, ये सेक्शंस ना डायरेक्टली लिखे हुए और समराइज्ड ही है, इनको लिखेंगे नहीं, पूरा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें लिखने लायक कुछ है नहीं। इट्स मोर अबाउट डिस्कशन। जहां मुझे लगेगा स्टैंडर्ड बहुत डिटेल में है, इट्स इंपॉर्टेंट टू समराइज, ओनली देयर वी विल राइट, अदरवाइज विल स्पेंड मोर टाइम ऑन डिस्कशन। अभी गुड, टेक्निकली हमारा 4 एसेस खत्म हो गया है। कल हम 143 को शुरू करेंगे डिटेल में। अभी गुड, थैंक यू, एंजॉय। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स।